आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। चला गया एक महीना था जो चला गया, गरम कोट पहनकर विचार की तरह। अप्रैल चला गया और धधकती कांगड़ी पहनकर चला आया माह मई। चुरू की वीर भोग्य वसुंधरा पर सफलतापूर्वक पापड़ सेके जा रहे हैं। गांवों में महिलाओं की कतारें हाथों में मटके लेकर पानी भरने निकली हैं। बिजली सटासट कट रही है। आंगनों में मच्छरों के लिए धुइंहर लगाए जा रहे हैं। गर्मी मानव और प्रकृति को ललकार ही रही थी कि देश के कुछ भागों में कुछ हिम्मतकश बादल जुटे और ग्रीष्मातिरेक पर अल्प विराम लगाने की चेष्टा में न्योछावर हो गए। हिंदी बाबा से उधार। कुछ देर के लिए सूरज चाचू का कोप थोड़ा सा मध्यम हुआ और थोड़ी सी राहत हवा में पैबस्त हुई। पर बीते हफ्ते की तरह ही राजनीति में भोंपू के नॉइज का डेसिबल हाई है और इसी माहौल में 3 ताल का एक और एपिसोड रिकॉर्ड करने की वेला भी आ गई। शीतलता बनाए रखिए, उसकी ज़रूरत है। शुरू कर रहे हैं 3 ताल का 82वां एपिसोड पाणिनी बाबा और कुलदीप सरदार के साथ। एक नाम नहीं भूल रहा हूँ क्योंकि ताऊ आज अवकाश पर। जय हो। हाँ, जय हो जय हो। ताऊ थोड़े से अस्वस्थ हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। 3 ताल सुन करके आप लोग व्यग्र व्यथित चिंतित ना हो। चिकित्सक ने परामर्श दिया है कि अगले 1-2 दिन वो अवकाश पे रहें और बहुत उठक बैठक ना करें। तो उठक बैठक ना करें। अब लेटे लेटे 3 ताल कर दे तो आप लोग कहते कि यार पता नहीं ये कौन सा नशा करता है। तो इसलिए ताऊ आज निवृत्त हैं और अच्छी बात यह है कि ताऊ 3 ताल के इस हफ्ते श्रोता होंगे। हाँ। तो आप लोग ये इमेजिन कीजिए कि हम लोग जो भी आज बकराती करेंगे ताऊ उसको सुनने वाले हैं आपके साथ। मैं उन लोगों के बारे में सोच रहा हूँ जो ताऊ के जबरा फैन हैं, जिनको हाँ। अभी एकदम शुरू होते ही पता चल गया है कि हाँ। ताऊ आज नहीं है। हाँ, कि मतलब कोहली तो है ही नहीं टीम। अबे यार। तो पर ये ताऊ तो अगले एपिसोड में होंगे, ये पक्की बात हाँ। है। ताऊ लंबी छुट्टी पे ताऊ नहीं का ना होना वैसे ही है जैसे कि आदमी बनारस जाए और विश्वनाथ जी के दर्शन ना हो। मैं अब सच बता रहा हूँ, मैं श्री हरि के रूप में ही वो है। मतलब उसका जो वांग्मय है ना श्री हरि का, ईश्वर से हाँ। अलग निरपेक्ष भाव से, वो श्री हरि वाला जो आपने दिया है विशेषण, वो एकदम सटीक है। हाँ। उनके लिए वैसी मुस्कान, वैसे ही मितव्ययिता भाषा और शब्दों के संबंध, कम बोलना और ज्यादा तोलना और मितव्ययी। तो ताऊ नहीं होंगे, लेकिन ताऊ की बांधी हुई त्रिज्याएं हैं। हम लोग उसी में चौवा बने उड़द के ऊपर क्रमाकुंचन की गति से चलते रहेंगे ताकि दाल पदार्थ जो भी आपको मिल सके मिले। और आज 3 ताल की अवधि भी उतनी लंबी नहीं रहेगी। हाँ, आप इसे क्योंकि 2 ही लोग छोटा हैं। रिचार्ज समझ सकते हैं। गर्मी बहुत है, थोड़े में काम चलाइए। पर चूंकि जो त्रिज्याओं का जिक्र आपने किया और ताऊ के जो पसंदीदा विजनरी लेजेंडरी कविकुल चूड़ामणि अल्ताफ राजा हैं, चूंकि ये मई का पहला एपिसोड है तो वो मैं बता देता हूँ। लेकिन मई जब आई जलने लगा जमाना, बहुत दूर की सोची थी उन्होंने, क्लाइमेट चेंज के संबंध में है। बिल्कुल। लेकिन मई जब आई जलने लगा जमाना, हर शख्स की ज़बां पर था बस यही फसाना। क्या बात है, क्या बात तो है। फसाने पर आज आएंगे, कई तरह के फसाने इस हाँ, हफ्ते और ये जो रहेंगे। एक बिंब बना रहे थे कुलदीप की कुछ बादल उठे हैं ये सोच के कि वो अपनी चुल्लुओं में भरी आर्द्रताओं से सूर्य के ताप को समुच्चय बोधक कर देंगे। वो ठीक मुझे वैसे लगता है, वो बिंब जो है ना, मई के बादलों को मैं बहुत दयनीय मानता हूँ। मुझे लगता है कि ये विचित्र सी चीज है कि एक बालक मैया मोरी चंद्र खिलौना लई हों, वो वाला विन्यास लेके बैठ गया है। और इन बादलों को मैं जब दृश्यात्मकता की दृष्टि से जब देखता हूं, मेरे दृश्यात्मक बिंबों में मई के बादलों की क्या इमेजरी है, तो मुझे डोसे के गरम तवे पे छन्न छन्न करते हुए पानी की छिट्टे जैसे लगते हैं। आया फुस। हाँ, कि थोड़ी देर के लिए शीतलता दी ताकि जो नया बैटर गिरेगा भी एक कटोरी से वो जले ना, तुरंत पकाओ ना ले,
फैलाने तक का तो टाइम दे, लेकिन उतना ही झस है उनका कि मतलब अभी छिट्टा मारा है, बस 15 सेकंड में मामला फिर वहीं पहुंच जाएगा। उत्तर प्रदेश की कांग्रेस है। हाँ, कि 3% से 2.5% पे हो गई है बस। तो लेकिन मई में थोड़ा बाबा, जैसे सामान्य मानविकी के मन में मई को लेकर के इस तरह के कंफ्यूजन है कि आप लोग जैसे अब शुरू से मई ही बोलते थे, फिर बीच में मई कभी बोलना शुरू किया? मैं कभी नहीं बोला, क्योंकि मई बोलते थे और मई दिवस और मई में छुट्टी है, तो मई में स्कूल भी नहीं जाना होता था, तो इसलिए भी कोई ऐसा बाध्यता नहीं रही। हालांकि हम पब्लिक स्कूल में पढ़े तो वहां पे अंग्रेजी में ही कन्वर्सेशन करना जो है वो एक अनिवार्यता थी। प्रति शब्द जुर्माना लगता था, तो 10 या 20 पैसे प्रति शब्द हिंदी के जुर्माना होता था कि नहीं, इट इज कंपल्सरी। लेकिन मई के महीने में होती थी गर्मी की छुट्टियां, तो जो जनवरी और फरवरी होता था ना वो मई नहीं हो पाता था, वो मई ही रहता था। तो मई एक अकेला महीना है जो बच गया, एकदम सच्चा बचा हुआ निकला है। दूसरा क्या हुआ, उसके बाद में थोड़े से बड़े हुए तो हम लोगों ने एक लतीफा सुन लिया, तुमको सुना देते हैं। हुआ यूं कि एक जनाब बकरी बेचने निकले, तो बकरी बेचते हुए उन्होंने कहा कि भाई ये बकरी जो है ये 40,000 की है। लोगों का भाई साहब 4,000 में बकरी मिलती है, आप 40,000 की बेच रहे हैं, तो ये क्या दूध गाय बराबर देती है कि भैंस बराबर देती है कि क्या है? कहने दूध तो इसका अतिरिक्त पौष्टिक है ही और खाती भी कम है, खर्चा कम आएगा, लेकिन ये पढ़ी लिखी बकरी है। तो उन्होंने कहा कि भाई कैसे पढ़ी लिखी है, ऐसा इसका क्या प्रमाण है? तो उनका देखिए मैं अभी सवाल पूछूंगा और जवाब देगी। तो उनका बकरी अप्रैल के बाद कौन सा महीना आता है? तो उसने कहा मैं तुमने कहा नहीं ये तो झूठ है, अप्रैल के बाद नहीं, तो मैं तो बोल रही है, मैं ये महीने का नाम नहीं बता रही है। उनका अच्छा लो फिर लो, अच्छा बकरी जून के पहले कौन सा महीना आता है? तो उसने कहा कि मैं उसने कहा देखो फिर वही बोली, कह नहीं तुम बार बार उसी महीने में फंसा रहे हो, ये तो मैं ही बोल रही है। तो उन्होंने कहा कि तुमको एतबार नहीं है तो तुम इससे पूछ लो, तुम्हारी भाषा समझती होगी, समझ लेगी, तो तुम इससे पूछो कि बकरी कौन है, तू कि मैं? तो जो जनाब खरीदने गए थे उन्होंने कहा भाई बकरी कौन है, तू कि मैं? तो उसने कहा मैं। उनका कि हाँ अब बात पुष्ट है, ये तो पढ़ी लिखी बकरी है भाई। तो ये जब लतीफा सुन लिया तो फिर मैं का एक बिंब बन गया। फिर आगे चल के कॉलेज वालों में मे डे पढ़ते हुए तो उसमें भी कभी वो मजा, वो लज्जत आई नहीं। मई की शुरुआत जो है ना वो मजदूरों से होती है, और ये जो अनुप्रास है ना मई का, कि 1 मई को मजदूर दिवस है, और उसको हम लोग बचपन में मई दिवस के नाम से हम लोगों ने उसको जानना शुरू किया। दिल्ली आए तो उसके लिए एक अंग्रेजी में नाम सुनने को मिला, मे डे। लेकिन मे डे में कभी भी वो डिटर्मिनेशन, वो आत्मविश्वास नहीं दिखा, वो संघर्ष नहीं दिखा जो मई दिवस में। मई में ऐसे मुट्ठियां ऐसे तन के खड़ी होती, मई में बड़ी की मात्रा है भाई, है ना, दीर्घ ही वो असर्शन है उसमें मई, बिल्कुल। और दिवस के साथ में प्रतिस्थापना हो जाती है, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, है ना, तो इस तरह से, है ना, तो या शुष्क दिवस, ड्राई डे तो लगता है कि आज वाकई सूखा पड़ गया है। तो जो मई दिवस में जो ठनक है और ठोसता है, वो जैसे ही हम सुनते हैं मे डे, लगता बहुत एंजियोटिक मामला हो गया, बड़ा एनजीओ टाइप का, किसी ने घाल मेल खरमंडला, टुडे इज मे डे एंड विल टॉक अबाउट द लेबर राइट्स। इसमें लगता है कि क्या लबरपन हो रहा है इसमें, कोई ठसक नहीं। मई दिवस में होता है कि हाँ लेनिन की नौटंकी होगी, है ना, चचा कार्ल मार्क्स की बात होगी, है ना, या लोहिया का कहीं सर्वोदय वाले मई दिवस के बारे में क्या सोचित रहे हैं, असंगठित क्षेत्र के लोग, बाबा आढो वगैरह जैसे लोग क्या कह रहे हैं। तो इस तरह के बहुत सारे बिंब फिर उसमें बनने लगते हैं, और लगता है कि मई दिवस किसी एक विचारधारा और पार्टी का ना होके उन सारे लोगों का है जो वर्किंग क्लास है। वो अंबानी के यहाँ दरबान हो, या रहेजाज के यहाँ वो संडास साफ करता हो, या किसी और के यहाँ बैठ करके वो कॉपी बना रहा हो, लिख रहा हो, कॉपियां पीट रहा हो, इलेक्ट्रॉनिक की चीजें बना रहा हो, पुताई कर रहा हो, घूम फिर के वो लेबर क्लास है, घूम फिर करके वो वर्किंग क्लास है, वो किसी का मातहत है, वो किसी का मजदूर है। और उन सब को वरिष्ठ से लेकर के कनिष्ठतम पदों तक का ख ग घ श्रेणियों में बटे हुए ये सारे वर्किंग क्लास में सबको किसी न किसी समय प्रायः ये संस्मृत कराया जाता है या होता रहता है कि देखो तुम नीचे हो या ऊपर, इससे फर्क पड़ता नहीं, तुम मजदूर हो, और मजदूर को हमेशा अपने न्याय और अपने प्रति मानवीयता, इन दोनों चीजों के लिए संघर्ष करते रहना पड़ता है। तो मई दिवस जो है ना बहुत डीप रूटेड है, साल भर रिक्शे चलाने वाला व्यक्ति भी उससे कनेक्ट हो सकता है। वाम की और सामाजिक आंदोलनों की ये असफलता और विफलता है
कि मई दिवस को वो मई दिवस के जेन्युइन गीतकारों तक पहुंचा नहीं पाए, जेन्युइन कंठों तक पहुंचा नहीं पाए। मई दिवस कभी भी मजदूरों ने, खेती बाड़ी के मजदूरों ने, किसानों ने, जो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक हैं उन्होंने, या संगठित क्षेत्र के लोगों ने उस तरह से सेलिब्रेट किया नहीं, या उस तरह से उनके बीच में वो महत्व पहुंचा नहीं। कितना खूबसूरत होता कि जैसे देश में एक बड़ी आबादी बगैर कहे दिवाली मनाती है, उसको कोई कहता नहीं है, बगैर कहे होली और ईद मनाती है, बगैर कहे आजादी के दिन को याद करती है, या गणतंत्र दिवस को याद करती है, या बापू को याद करती है, बगैर कहे 1 जनवरी सेलिब्रेट करती है, बगैर कहे कि नया साल आ गया है। भाई न तनख्वाह बढ़ी है, न कुछ हुआ, नया साल आ गया है। ये कैसी विडंबना है कि जिस दिन उनको अपने उत्तरजीवित्व और अपने वजूद की जो सबसे अपरिमेय चीज है उसके लिए जब खड़े होना चाहिए और बोलना चाहिए, उसका संचार हम लोग कर नहीं पाए। तो मुझे लगता है कि ये तमाम सामाजिक संगठनों और वाम की विचारधारा या प्रो पीपल, सर्वजन बहुजन हिताय की बात करने वालों की एक बड़ी विफलता है इस देश में। बात मई की शुरू हुई तो हमने कहा कि 1 मई पे नारियल फोड़ लें, हाँ, फिर आगे चलते नहीं ये हैं। करना ही था। पिछले एपिसोड में बताया, हमने कहा भी था कि मई दिवस की बात करेंगे। पर हम लोग स्कूल में बाबा उन लोगों का बड़ा उपहास करते थे जो दूसरे स्कूल से ट्रांसफर होकर छात्र छात्राएं आते थे और अक्टूबर लेकर आते थे, सितंबर आता था उनके यहाँ, और हम लोग अप्रैल अप्रैल से का- निकल के अप्रैल में हाँ, आए। तो वो था। लेकिन वो आपको पता है कि सबसे ज्यादा चिट्ठियां इंसान ने, मतलब होमोसेपियंस ने किस महीने में लिखी हैं? वो भी फरवरी में नहीं। सबसे ज्यादा चिट्ठियां मई में ही लिखी हैं, क्योंकि अच्छा। टू हुम इट मे कंसर्न। ताऊ, दिस इज फॉर यू। बाप रे बाप। तो आज बात किन किन विषयों पे करेंगे वो मैं बता देता हूँ। ताऊ ने पिछले एपिसोड में कहा था कि कांग्रेस के पास कहानियां नहीं हैं कहने के लिए। एक कहानी हिंदुस्तान में बैर कराते मंदिरों मस्जिदों से दूर नेपाल की मधुशाला से आई है। एक वीडियो की शक्ल में राहुल गांधी का वीडियो था किसी क्लब का या पब का, और राहुल गांधी पार्टी करते दिख रहे हैं उसमें, और तरह तरह की बातें हुई, बीजेपी ने उस पर छींटाकशी की। तो अपन आज बात करेंगे कि हिंदुस्तान में के किसी नेता का पब में पाया जाना गलत क्यों हिंदुस्तान में समझा जाता है। जिस नेता से हम अपने पॉलिटिकल लीडर्स से जिस तरह के बर्ताव की उम्मीद अपेक्षा रखते हैं, उसमें पार्टिंग का स्कोप क्यों नहीं है। नेता पार्टी बना सकता है, पार्टी कर क्यों नहीं सकता। और सिर्फ राहुल गांधी की बात नहीं है, बहुत सारे नेताओं की है। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर के प्रकाश जावड़ेकर बिल्कुल, तक, बिल्कुल। नरेश अग्रवाल, तमाम लोग। सुषमा जी भी। जी, हाँ। बाजार का बाजार भी बीच बीच में लगेगा। कितनी बार ऐसा होता है कि कोई चूहा मंत्री जी को काट ले, यूपी में हो गया है। लेकिन अभी एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। भाषा के ग्रामर से मिले कब, क्यों, कैसे, कहाँ, किसने, ये ऐसे शब्द हैं जो सेंटेंस में जुड़ जाएं तो उसे सवाल बना देते हैं। और सवालों के बारे में आइंस्टीन ने कहा था, द इम्पॉर्टेंट थिंग माई फ्रेंड इज नॉट टू स्टॉप क्वेश्चनिंग। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, I'm gonna make him an offer again with you. सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, मगर मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। मैं हूं नितिन ठाकुर और लेकर आया हूं एक ऐसा पॉडकास्ट जिसमें हम हर टॉपिक का रेशा रेशा खुलने तक सवाल पूछने से थकते नहीं। यहाँ हम बात करते हैं समंदर में दफन इतिहास से लेकर आसमान में उड़ते साइंस तक की। तो हर गुरुवार मेरी दुकान पर मिलेगा 4 किताबों के बराबर ज्ञान। आज तक रेडियो पर पढ़ाकू नितिन में, हमारी वेबसाइट के अलावा एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई पर भी। वेलकम बैक। आप चाहे एप्पल पर सुन रहे हो या गूगल पॉडकास्ट पर या स्पॉटिफाई पर या जियो सावन पर या विंक पर, सुन तो आप आज तक रेडियो ही रहे हैं। और अभी सुन रहे हैं 3 ताल। बार बार ताऊ से शुरुआत करने की आदत पड़, ताऊ बाबा और सरदार के साथ ऐसा यही हो गया है बोलने। नहीं, आप कहते रहिए कि ताऊ बाबा और सरदार, क्योंकि वो तो मुकम्मल है। श्री हरि हैं, वो हैं यहाँ हाँ, उपस्थित। तो यहाँ पे रखे हुए हैं, और मैं तो प्रसाद की थाली भी लेके आया हूँ। बज रही धीरे धीरे। हाँ। तो आज का पहला विषय बाबा, नेपाल के क्लब में राहुल गांधी का वीडियो पूरे देश ने देखा। उसमें ये एक बात और बाद में इंडिया टुडे फैक्ट चेक टीम की
जानिब से ही आई सामने कि वो महिला जो उनके साथ थी उनको चीनी राजदूत बताया गया था। बाद में पता चला कि राहुल गांधी जिनकी शादी में सम्मिलित होने नेपाल गए थे वो दुल्हन की दोस्त थी। तो अपन क्या है कि राहुल गांधी को तो डिफेंड करने बैठे नहीं, नहीं है, नहीं, क्योंकि तो वो खुद कोई वो बिल्कुल अपने नहीं, आप को डिफेंड नहीं कर सकते। इसमें लेकिन मेरा सवाल जो है ना, हाँ। मतलब इसके मैं शुरुआत में इसको इस तरह देखता हूँ कि भाई नेपाल में तो गन्ना नहीं होता, तो चीनी राजदूत वहां पे कैसे हैं? है ना, पहला तो सवाल ये है। दूसरा ये है कि ये अजीब से लोग हैं जो हला अपने पड़ोसी को नहीं पहचानते हैं। हम उनको अभी किरण रिजिजू को दिखा दें फोटो, किरण रिजिजू की फोटो मैं भाजपा के तमाम कार्यकर्ताओं को दिखा दूं घूम घूम के, इधर बलिया बहराइच सब तरफ, कईयों मनई पहचान न पाई हैं, है ना। लेकिन चीनी राजदूत ये तुरंत पहचान लेते हैं, और एक चीनी राजदूत पहचानते ही ये वहीं पे रुकते नहीं हैं। फिर उसके बाद में तमाम विपक्षी पार्टियों के लोग किन किन चीनी राजदूतों से कब कब मिले थे, मतलब वेनसांग फाइयान से लेके अभी तक के पूरे सिलसिले को, सिल्क रूट को खन के लोग ले आते हैं। इतिहास बोध में जो लोग ये स्पष्ट नहीं हो पाए कि भगत सिंह को 23 मार्च को मार दें कि 14 फरवरी को मारें, वो लोग जो है चीनी राजदूतों को खूब पहचानते हैं। तो ये चीन से क्या ताल्लुक है? मतलब हबीब जालिब की कविता जैसा मामला लगता है मुझे कि चीन अपना यार है, उस पे जान निसार है, पर वहां है जो निजाम उसको दूर से सलाम, है ना। तो ये कौन सी कैफियत है कि आप हर जगह पे चीन के लोगों को खोज ही लेते हैं? अच्छा, और भी बहुत सारे लोग होंगे, उनको किसी को आइडेंटिफाई नहीं किया इन्होंने बस दो देखे, एक मैं हूं, एक तू है। आप इमेजिन करिए, उनके चेहरे मोहरे के मंगोलियन फीचर्स थे, इस वजह से इंटरप्रिटेशन किया गया कि चीनी राजदूत हैं। आप ये सोचें कि अगर वो महिला किसी भी तरीके से बुर्का पहने होती, या ये समझ में आता है कि ये महिला मुस्लिम है, तो साबित हो जाता कि जवाहरलाल नेहरू के पिताजी जो है वो मुसलमान थे, वो साबित हो जाता भाई साहब। गजब। अच्छा, तो ये महिला वाली बात हुई। जिस माहौल में वो थे, सामने मेज है, उसमें बोतलें रखी हैं, उनके हाथ में कुछ नहीं दिख रहा है कि उन्होंने पिया। बोतलें इतनी रीच में भी नहीं थी। हाँ, मतलब फ्रेम में आ जाए तो क्या है, होती भी तब भी और नहीं भी होती तब भी। पर मैं 2-4 उदाहरण पहले कुछ नेताओं के बताना चाहता हूँ। जैसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे बाबूलाल गौर, बीजेपी नेता हैं और थे, और 2015 में उन्होंने कहा था कि शराब पीना फंडामेंटल राइट है। बीजेपी के आंध्र प्रदेश यूनिट के चीफ हैं सोमू वीरराजू। 2021 में उनका बयान आया था कि बीजेपी अगर विधानसभा चुनाव जीती तो 50 रुपए में दारू की बोतल मिलेगी। 2017 में नरेश अग्रवाल की वो राज्यसभा में दी गई तुकबंदी सबको याद है, जिस पर काफ़ी विवाद हुआ। उस समय वो सपा में थे, बाद में अभी वो बीजेपी में हैं। उनके जो सुपुत्र हैं वो बीजेपी से ही विधायक हैं। उन्होंने कहा था विस्की में विष्णु बसे, रम में बसे हैं राम, जिनमें माता जानकी ठर्रे में हनुमान। और अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में तो ये सब लोग जानते हैं कि वो आराम से मांसाहार का सेवन करते थे और विस्की की चुस्की भी लेते थे। टाइम पत्रिका से लेकर तम लोगों ने लिखा। हाँ, वाइन बहुत पसंद थी। जवाहरलाल नेहरू से लेकर के प्रणब मुखर्जी, बाल ठाकरे, ये लोग पाइप पीते थे। जिन्ना साहब, हाँ, पाइप पीते थे। तो पब्लिक डोमेन में है ये। अब ये क्या है कि हम अपने पॉलिटिकल लीडर से, कितनी महिला मुख्यमंत्री भारत में अलग अलग राज्यों में, मतलब सब नहीं लेकिन कुछ महिला मुख्यमंत्रियों को हम लोग जानते हैं जो पीने के लिए मशहूर रही हैं। तो बात यह कि बंद कमरे में और खुले बाहर पब्लिक स्पेसेस में पार्टी करता हुए जब हम स्वयं कर लेते हैं पार्टी, अपने नेता को हम बंद कमरे में करते हुए देख लें, भले ही पता चल जाए, मालूम है दबा छुपा, अटल बिहारी वाजपेयी का सबको मालूम है, लेकिन जैसे ही वो एक पब्लिक स्पेस में पार्टी करते हुए नजर आते हैं, और मैं सिर्फ शराब की बात नहीं कर रहा हूँ, एक पार्टी के माहौल में उपस्थित होने की भी बात कर रहा हूँ जहाँ आसपास शराब चल रही है, इससे इतना असहज क्यों है? क्या इसलिए कि भारत में अल्कोहल को अभी भी ये माना जाता है कि सोशल प्रॉब्लम्स की सबसे नहीं है। इसका मामला अल्कोहल से है ही नहीं, और इसका मामला राहुल गांधी से भी नहीं है। राहुल गांधी से ये होता है अपने द्वितीय वलय में। प्राइमा फेसी ये क्यों हो रहा है इसको आप समझिए। ये जो हीनता की ग्रंथि और जो स्टीरियोटाइपिंग है इस मुल्क में, हमारे समाज में, बहुत ही विचित्र है। और उसकी विचित्रता क्या है कि आप घर में कुछ भी करें, अपने लोगों के बीच चोरी से चुटकी से कुछ भी करें, उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करेगा जब तक कि आप अपने द्वारा किए जा रहे कृत्यों का सार्वजनिक दृश्यांतर आप लोगों को न दे दें। उनको जैसे ही आप वो अवसर देते हैं ना, समस्या राहुल गांधी से कम समस्या पब से है सोचने वाले की। और राहुल गांधी को किनारे रख दीजिए, मैं आपके गांव जाऊं या आप मेरे गांव जाएं और ऐसी ही मैं आपकी या आप मेरी एक तस्वीर दिखा दें जिसके ऊपर लाल या नीली या विबग्योरिश आभाएं पड़ रही हों,
विचित्र प्रकार के प्रकाश पड़ रहे हों और आसपास दो चार लोग खड़े हों, एक कोई साउंड स्टेज है, कुछ लोग हाथ उठाए हुए दिखाई दें, कुछ लोग गिटार लेकर के झोंटा नीचे गिराए हुए दिखाई दें, बस इतनी फोटो आपकी मैं दिखा दूं आपके गांव जा करके, तो लोग कहिए अच्छा यह करे लगे, नहीं दिल्ली जाए कि मनई बदलिन जात भैया, यह तो होता है परदेश में। और वो वहां से टिप्पणी शुरू होते होते पहले तो तंज आएगा सबसे पहले, और फिर उस तंज के बाद में फिर उसमें रेल के डिब्बे जोड़े जाएंगे, उनको इंजन मिल जाता है। और इंजन में जब ट्वीट नहीं था तो लोग ऑफलाइन ट्वीट कैसे करते थे, मैं आपको वो बता रहा हूं। अरे अब संस्कृति है, क्या कहें, पश्चिम है, पश्चिमी सभ्यता का दुष्प्रभाव है। देखिए संध्या के समय में भोजनोपरांत व्यक्ति को घर में रहना चाहिए, घूम रहे हैं। अच्छा स्वास्थ्य से भी ये देखिए प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, रात में समय से सोएंगे नहीं तो सुबह समय से उठेंगे नहीं, ये व्यभिचार की श्रेणी में आता है। महिलाओं को देखिए साथ में जो खड़ी हैं, कपड़े देखिए इनके, अरे शर्म नहीं आती, संस्कार नहीं है कोई। ये जो पूरा रैंट है ना, मैं इसको बहुत संभल के, क्योंकि मैं 3 ताल में रिकॉर्ड कर रहा हूं, लेकिन जितने लोग सुन रहे हैं सब जानते हैं कि लोग क्या कहते हैं, है ना। हमको जो ताने देते हैं, हम खोए हैं इन रंग रलियों में, हमने उनको भी अक्सर जाते देखा इन गलियों में, ये सच है झूठी बात नहीं, बोलो तुम ये सच है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो ये कहानी है। राहुल गांधी वहां पे मिल गए तो आप ये समझिए कि देसी घी और दाल दोनों साथ साथ मिल गए दोनों को तत्काल मिला दिया गया है, एकदम चटकारा, एकदम भैया प्रेम से आ रहा है। समझिए कि मई की बात हो रही है, पुदीने की पत्ती और कच्ची इमिया दोनों मिल जाए, इससे अच्छा क्या हो सकता है। राहुल गांधी और नीला प्रकाश, आय हाय हाय हाय, अलौकिक है। अच्छा ये सब लोग जो है ना, ये पब के कानून बनाने वाले लोग हैं। पब बार में और आपके ये जो लिकर का पूरा इनका डिपार्टमेंट है, कई जगहों पे तो मंत्रालय है, आबकारी का विभाग है, तो इनके लिए नियम बनाते हैं। लेकिन भैया जब पब के लिए नियम बना रहे हो कि कितना डेसिबल साउंड होगा, कितने लोग अलाउड होंगे, कितने एंट्री कितने एग्जिट पॉइंट होंगे, तो वो तो लीगल किन इलाकों में आप उसको चला सकते हैं, किस तरह की नियमावली का पालन करते हुए चला सकते हैं, कितना टैक्स आप देंगे, उससे हमको सामान्य मानविकी को क्या मिलेगा, इन तमाम चीजों की चिंता और उनसे होने वाले दुष्प्रभावों के वजह से अतिरिक्त कर उनसे दूर करके तब आप उनको अनुमति देते हैं। दूसरा कि कोई बाहर गया है न्योता में, और न्योता में किसी पब में या किसी धर्मशाला में या कहीं पे क्या कार्यक्रम हो रहा है, इसमें क्या रुचि है किसी की। अगर राहुल गांधी पी रहे होते तो कौन सा पाप कर देते। हम तो सीधे एक सवाल पूछ रहे, बात राहुल गांधी की नहीं है, बात इसकी नहीं है कि नेताओं को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अजीज मियां द ग्रेट फिलोसोफर कह के गए हैं कि लोग औरों का खून पीते हैं, मैं तो फिर भी शराब पीता हूं, बहुत वाजिब बात वो कह के गए। तो राहुल गांधी पी रहे हैं नहीं पी रहे हैं वहां पे मौजूद हैं, लेकिन ऐसा है ही नहीं। हम घूम फिर करके वहीं हैं कि कोई लड़की 8 बजे रात में ऑफिस से घर क्यों आती है, ये मोहल्ले के सारे बुजुर्गों की सबसे बड़ी चिंता है। वो कहते हैं कि नहीं, मुद्रास्फीति और जीडीपी मोदी जी संभाल देंगे, उसकी चिंता भी करने की आवश्यकता नहीं है। ये जो संस्कृति को हमें संस्कृति तो हमें बचानी पड़ेगी। ये जो पाश्चात्यता घुस आई है, एक घर में 21-21 बच्चे पैदा हुए हैं एक जोड़े से, पाश्चात्यता की चिंता खत्म नहीं हो पा रही। वो लीगल हैं कुछ चीजें, पर उनके नजर में बदचलन है। लेकिन बाबा ये देखें, ये बहुत सारे देशों में आज़ादी बहुत समय के बाद आई है, ये बात सही है। एक बड़ा कल्चरल डिफरेंस है भारत का पश्चिम से, या पश्चिम के अलावा भी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज से कर लें, ऑस्ट्रेलिया से कर लें, अमेरिका के असर वाले देशों से तुलना कर लें। वहाँ पर उनके पॉलिटिकल लीडर्स का टोस्ट करना हाथ में शराब का ग्लास लेकर के आम है, कोई इसको बुरी चीज़ नहीं मानता है। हमको इतना समय हो गया, हम ऐसी चेतना क्यों नहीं विकसित कर पाए कि ये आम है। और सिर्फ शराब की बात नहीं है, पार्टिंग, मैं बार बार पार्टिंग के स्फेयर से बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। अगर हमें हमारा नेता पार्टी करता हुआ भी दिखता है तो उसकी अति क्या है कि वो बिहू पर डांस कर रहा होगा। हाँ। वो अंततः फिर उसी कल्चरल सांस्कृतिक स्फीयर में जाकर ही पार्टी करता है, जहां पे वो नहीं, हमने तय कर रखा कि हमारे नेता को हम खुश नहीं होने देंगे, उससे केवल फोटो खिंचानी है। तो आप कौड़ी चिपका हुआ सींग वाला मुकुट पहनिए और 2 बार ठुमक ठुमक करने की कोशिश कीजिए। एक बड़ा सा ड्रम देखिए और उसमें 4 बार ढेपा बजा दीजिए, है ना। एक बड़ी सी वो चाय की पत्ती तोड़ने वाली जो टोपी है, उसको लेके कोई असमिया गमछे के साथ आए माजुली से
और वो आपको पहना दिया, उसको आप पहन करके उनके साथ खड़े हो जाइए। आप छत्तीसगढ़ या झारखंड जाइए तो आदिवासी महिलाएं जहाँ पे कतार में खड़ी होकर के और एक खास तरह से पैरों को आगे पीछे फेंकते हुए नृत्य कर रही हैं, उनके साथ 2 चक्कर आप भी काट लीजिए। ये सब पार्टियों ने किया है और ये केवल यहाँ नहीं हुआ है। बीटिंग रिट्रीट से पहले जो तमाम 1 हफ्ते तक जलसे चलते हैं तमाम राज्यों के आए हुए सांस्कृतिक प्रतिनिधियों के, उसमें भी यही हो रहा होता है। आप पाएंगे सुषमा स्वराज की भी फोटो है, राजीव गांधी की भी फोटो है, जवाहरलाल नेहरू की भी फोटो है, अटल बिहारी वाजपेयी की भी फोटो, सब फोटो है। एल्बम पूरा टाइट भरा हुआ है। और कितनी फोटो तो ऐसी हैं जो है नहीं सामने लेकिन हैं, और कितनी ऐसी हैं जब फोटो खिंची ही नहीं है फिर भी हुआ है। ये सब तब है कि जब कितनी बड़ी आबादी हमारी जो है रस रंजन करती है। चुनावों के समय में मुफ्त में बांटा जाता है और ऐसा नहीं कि कोई एक पार्टी करती है और उसको लिया जाता, ग्रहण किया जाता है। लेकिन मैं दोबारा वापस दूसरी राहुल की तरफ आता हूँ। मतलब वो जो है एक सीनियर जर्नलिस्ट है, उन्होंने लिखा कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि वहाँ पे राहुल गांधी बियर पी रहे थे या शराब पी रहे थे या उनके हाथ में ग्लास था या नहीं है, वो क्लब में गए कि शादी में गए। प्रॉब्लम ये है कि पार्टी टूट रही है, बिखर रही है, अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। और आप ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री के बारे में कि जब देश में महंगाई और बिजली संकट और कोयला संकट चल रहा है, पेट्रोल डीजल के दाम यहाँ हैं, तब प्रधानमंत्री यूरोप की यात्रा पर निकले हुए हैं। उसी वक्त आप जो है, और आप जो बीजेपी जो है वो पूरी एनर्जी से हावी है, कांग्रेस हर जगह से हार रही है। अभी अभी आप एक नेगोशिएशन से बाहर आए हैं, एग्जिट कर लिया है आपने, एक स्ट्रेटेजिस्ट को आपने शामिल नहीं किया। ऐसे में आप पार्टी करते दिखते हैं तो प्रैक्टिकली परसेप्शन के स्तर पर ये एक फुल टाइम पॉलिटिशियन की छवि को नहीं दिखाता है। तो उस नज़रिए से राहुल गांधी से ये कहें, मतलब उनका वहाँ पहुँचना, भले ही हम जिन धरातल पर खड़े होकर के बात कर रहे हैं कि इसको आमतौर पर सामान्य तरीके से लिया जाना चाहिए, लेकिन उनका वहाँ पहुँचना और किसी का कैमरे में उसको दर्ज कर लेना, राहुल गांधी स्मार्ट नहीं थे उस वक्त। जिस तरह की राजनीति हमारी, ये गलती तो हो गई उनसे। नहीं, कोई स्मार्टनेस का मसला ही नहीं है। अगर एजेंसीज या लोग चाह लेंगे कि राहुल गांधी की फोटो किसी फॉरेन लैंड पे किसी पार्टी में लेनी है, चेज करने के लिए अगर कोई लग जाता है तो वो फोटो ले ही सकता है। किसके फोटो नहीं है? मतलब बोरिस यल्त्सिन के फोटो आ गए, वो तो मतलब ऐसे ऐसे विचित्र फोटो आए। अभी आजकल सुन रहे हैं कि इमरान खान के कुछ 3-4 वीडियो घूम रहे हैं ऐसे, जिसको कि हृदय विदारक है। मतलब वो तो जिसके बारे में कहा है उन्होंने, पहले ही कहा है कि मेरी इमेज खराब करने की कोशिश होगी, जो वीडियो आने वाले हैं उन पे यकीन मत करिए। ना तो ये स्थिति है। अब इसमें आप जो ये बात कही जा रही है कि इतनी तकलीफों में भी तुम इतने खुश कैसे दिख सकते हो, मुझे लगता है कि ये बहुत बेईमानी है, ये बहुत ढकोसलेबाजी वाली सोच है, बहुत पुरातन पंथी सोच है। अगर इस तरह से आप 13वां मनाने लगेंगे तो हमेशा 13वीं में ही रहेंगे। फिर तो आप कभी खुश नहीं हो सकते। एक विकासशील देश जहां पे असंख्य कारण हैं सत्ता या विपक्ष को रोज दुखी रहने के, वहां तो फिर कोई नेता मुस्कुरा ही नहीं सकता है। वहां तो किसी के चेहरे पे फिर हंसी स्वाभाविक रूप से होनी ही नहीं चाहिए। सामाजिक रूप से किसी को उल्लास और उमंग में दिखना ही नहीं चाहिए। ऐसा देश जहां पे लाखों करोड़ों लोग, लाखों किसानों ने आत्महत्या कर दी, करोड़ों लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं, भूख से मौतों का सिलसिला जिस देश में पूरी तरह से खत्म ही नहीं हो पाया, कितना प्रयास कर लिया गया, उस देश में आप कैसे जश्न मना सकते हैं? कैसे आप कह सकते हैं कि आप गणतंत्र हैं, या कैसे आप कह सकते हैं कि आप स्वतंत्र हैं, जब गुलामी के और गणतांत्रिक मूल्यों के कमिटमेंट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उनका एक बड़ा हिस्सा एक बड़ी आबादी को अगर अनडिलीवर्ड है, एक बड़ी आबादी एक अहम हिस्से को लगता ही नहीं है कि वो वाकई इस पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट कर पा रहा है, या कभी उसको इस डेमोक्रेसी का हिस्सा माना गया है, या कभी उसको मुख्यधारा का हिस्सा माना गया है, या उनका पैदा होना और मर जाना इस देश के लोगों के लिए, नेताओं के लिए मायने रखता है। उसके बावजूद आप सरकारी जल से कैसे कर लेते हैं? कैसे आप मुस्कुरा के हाथ उठा देते हैं? तो ये बहुत विचित्र स्थिति है जिसमें कि हम एक अजीब सी हिपोक्रेसी को ओढ़े हुए हैं जिसमें तर्क नहीं है। और तर्क विहीन हिपोक्रेसी जो होती है, हिपोक्रेसी तर्क विहीन ही होती है, लेकिन उसके जब प्रकट कारण भी तर्क विहीन लगने लग जाए ना, तो समझो कि वो बहुत ही बुरी हो चुकी है। जैसे बुर्का पहनने के पीछे कोई भी बहस करता है तो मुझे लगता है कि ये हद है, इसके ऊपर बात नहीं हो सकती है। भैया मैं इससे एग्री नहीं करता हूं का मतलब नहीं करता हूं। आप कोई कारण निकाल दो उसको जस्टिफाई करने का, मैं उसको कभी स्वीकार करने वाला नहीं हूं। तो वही मेरी प्रॉब्लम है कि मैं इसको इसी तरह से देखता हूं कि आप इतने आधुनिक हो गए हैं कि आप दुनिया में हर तरह का कंटेंट
घर पे मंगा के कंज्यूम कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। अच्छा, जितने भी लोग हैं इन सब में से एक बड़ी आबादी जो है वो पबों में गई है, बारों में गई है, या मौका मिलने पे जाएगी। सारे के सारे लोग ऐसे अपने खुद के बेटे को देख करके उल्लास और अनुशासन का वही हिपोक्रेसी वाला एक वो गुस्सा, दोनों तरह के बिंब इनके मन में होते हैं, है ना। अरे हमार लड़का जौन है वहाँ भैया हाउस खास में बड़े बड़े बार हैं, जान लो पब है वहाँ दिल्ली में, वहाँ ये सब नाचत रहे हैं। फिर लौट अब लेकिन तुरंत उसको जस्टिफाई करनी है अपनी हिपोक्रेसी। फिर लौट के आए तो हम कहा इतने जूता तुम का मारा दोबारा वही कहती गए तो ठीक है जाइए। ये है, ये अजीब सी ग्रंथि है। और एक बहुत सीधी सी बात समझनी पड़ेगी कि जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, जो लोग लड़ाई कर रहे हैं, मजदूर दिन भर ईंटा गारा करता है, उसको मजदूरी नहीं मिलती है, लेकिन शाम को खाना खा करके 2 रोटी और उसके साथ में पनेली दाल खा करके और थाली को कांच के पी करके 1 लोटा पानी जमा करके अपनी बीड़ी सुलगाता है और उसका गीत गाता है। क्या आप ये कह सकते हैं कि नहीं तू तो साले कल तुझे मजदूरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तू गाना कैसे गा सकता है? संघर्षों की लड़ाई भी हंसते हुए लड़नी चाहिए, तभी वो दीर्घजीवी संघर्ष होते हैं। किसी भी राजनीतिक संघर्ष की किताब में यह नहीं लिखा है कि आपको मरसिए पढ़ने हैं और मातम में रहना है। हाँ, ये बात एकदम सही है जो वो पत्रकार महोदय कह रहे हैं कि आपको नीरो नहीं बनना चाहिए कि एक शहर पूरा जले, एक सभ्यता पूरी जले और आप बांसुरी जलाएं, बांसुरी बजाएं आप, तो नीरो नहीं बनना चाहिए। लेकिन ये नीरो होना नहीं है, आप उस स्थिति में नहीं हैं। आप जिस स्थिति में हैं उसमें आपने तय किया है कि आप एक शादी के समारोह में जाएंगे और ये एक व्यक्तिगत अवसर है और इस देश में नहीं हो रहा है, किसी और जमीन पे हो रहा है। और आधुनिक परिवेश में विवाह समारोह ऐसे ही हो रहे हैं जहां पे डीजे लग रहा है, जहां पे पब में प्री पार्टी बैश हो रहा है ना, बैचलर्स पार्टी हो रही है, इस तरह की चीजें हो रही हैं। और ये एक बहुत सहज स्वाभाविक चीज है कि कंप्यूटर चलाने वाले युग में अगर आप इन जगहों पे जाते हैं तो ये इसको आम व्यवहार का हिस्सा मानना चाहिए। इसमें बाबा एक चीज़ ये है कि जैसे जहाँ पर वो खड़े होकर कह रहे हैं, वो कह रहे हैं पॉलिटिकली आप कितने कमिटेड हैं। जैसे एक मिसाल के तौर पर एक तस्वीर और आई इस हफ्ते योगी आदित्यनाथ की, वो अरसे बाद अपनी माँ से मिलने गए, कैमरों के साथ तस्वीर खिंचाई माँ के साथ, पाँव छुआ और वो तस्वीर आई। और उसको मैं आपका आर्टिकल भी पढ़ रहा था उस पर जो आपने लिखा, बिल्कुल। और उसको उस तरह से देखा गया कि ये लंबी बड़ी तैयारी है। उन्होंने रियलाइज़ किया है कि इस तस्वीर की एक उपयोगिता उनकी राजनीति में, उनके परसेप्शन में है, क्योंकि अब उनका कद बढ़ रहा है। और मतलब एक व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी में है और जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो संभावित उत्तराधिकारी हो सकता है भाजपा का, वो किस तरह से अपनी राजनीति पर काम कर रहा है 24 घंटे। आज अभी जब हम लोग ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, अयोध्या में वो एक दलित के यहाँ खाना खा करके आए, उसका टोकनिज्म, फोटो ऑप्स जो भी उस पर कहें, पर राहुल गांधी उस तरीके से उतने सक्रिय नहीं है। वो फुल टाइम पॉलिटिशियन ना हो पाने की छवि अभी भी है कि पब में दिख जाने को लेकर के ये बिल्कुल। तो इनमें सिमिलरिटी नहीं है, कोई सिमेट्री नहीं है, इसमें कोई भी आपको मिरर इमेज नहीं मिलेगी दोनों तरफ। और यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ कहीं और हैं और राहुल गांधी कहीं और हैं। तो ये समय परिस्थिति की बात है। राहुल गांधी ये सब करना चाहते हैं, करें। राहुल गांधी से अगर आपको चिढ़ होनी चाहिए तो इस बात की होनी चाहिए कि तुमको जो मेन काम है वो तुम मन लगा के नहीं कर रहे हो। ये सब करब चाहे तो करो, कोनो बात नहीं। ये मामला क्या है कि जैसे जो क्रिकेट अच्छा खेल रहा है, वही पढ़ाई में कमजोर है। अब वो क्रिकेट क्यों खेलता, पढ़ाई में कमजोर है इसलिए आप उसका क्रिकेट बंद करा रहे हैं। ये मूर्खता कब तक चलेगी इस देश में कि नहीं तुम खेलने नहीं जाएगा, तू निकला आज तेरी टांगे तोड़ दूंगा, तेरे मैथ्स में इतने कम नंबर आए, क्रिकेटर्स बल्ला जलाओ इसका। क्रिकेटर्स परफॉर्म नहीं करते तो अक्सर उनके विज्ञापनों पर ठीकरा फोड़ा जाता है कि विज्ञापन करते हैं इसलिए। कि विज्ञापन करते हैं इसलिए। अरे विज्ञापन करते हैं इसलिए थोड़ी हो गया। तो ये बहुत विचित्र स्थिति है। अच्छा, राहुल गांधी से अगर आपको शिकायत है तो राहुल गांधी से आप ये शिकायत कीजिए कि भैया व्यक्तिगत जीवन में जब आप इतने अच्छे हैं कि दोस्तों की शादी में शामिल होने के लिए आप दूसरे मुल्क जा सकते हैं, कहीं और जगहों पे जा सकते हैं, तो सार्वजनिक जीवन के जो आपके दायित्व हैं उनके प्रति भी आप इतने ही इन्वॉल्व होइए कि मतलब नेता होते हुए भी आपको ये डिस्कम्फर्ट नहीं लगा या हिचक हेजिटेशन नहीं हुआ कि आप एक पब में चले जाएं। आप जानते हैं कि आप सार्वजनिक जीवन के व्यक्ति हैं और सार्वजनिक जीवन के व्यक्ति का सब कुछ सार्वजनिक ही होता है, व्यक्तिगत भी सार्वजनिक हो चुका होता है। मैं इस बात को मानता नहीं, लेकिन राजनीति में ऐसा लोग अपेक्षा रखते हैं और ऐसा करने पे मजबूर करते हैं। तो राहुल गांधी के मामले में यही है कि भैया तुम ये जो मेन कोर्स है इसको लेकर भी इतने गंभीर रहो ना, लड़ाई उसकी कीजिए कि पढ़ाई इतनी ठीक करो, क्रिकेट उसका मत रहने दीजिए, बच्चा है खेलने दो।
अच्छा, आपने तो पार्लियामेंट कवर किया है बाबा, वो तो वहाँ नो स्मोकिंग जोन भी होता है एक अलग से, जिसमें अब तो सब नो स्मोकिंग हो गया, पहले तो पार्लियामेंट में ऐसा नो स्मोकिंग वाला मामला नहीं था। अब नहीं तो नहीं सॉरी, स्मोक जोन होता था, हाँ, स्मोकिंग का जोन हाँ। होता, और कई बिल्कुल बिल्कुल बड़े बड़े नेता वहां जाके स्मोक जाके करते थे, स्मोक लेकिन करते हैं। पब्लिक में आपको नहीं मालूम रहेगा कि कौन हाँ, नेता अब करता कई सारे नेताओं के हाँ। बारे में आप नहीं जानते हैं कि हाँ। कौन पीता है और कौन स्मोक करता है। हम्म। कितने तरह के नेता कितने तरह की चीजें कंज्यूम करते हैं, क्या कहें। बस मैं आपकी मूंछों में समझ रहा हूँ, मूंछों पे जो हल्की सी मुस्कान आई है उसी से अंदाजा लेकिन ये अगर मैं थोड़ा और इसको नैरो डाउन करें तो जैसे क्या ऐसा है कि जैसे ये पाया कि पंजाब, मुझे लगता है कि शायद इस मामले में थोड़ा उदार है, अपने पार्टी करते हुए नेताओं को देख करके। भगवंत मान वहाँ मुख्यमंत्री हैं, मुस्कुरा क्यों रहे हैं बाबा? ठीक है, मुझे लगता है गोवा भी शायद उदार होगा, और पश्चिम बंगाल, नॉर्थ ईस्ट तो है ही, हाँ। पश्चिम बंगाल का भी मुझे थोड़ा लाइट लगता है मामला। हम्म। दक्षिण भारत के मामले में बहुत श्योर नहीं हूँ, लेकिन मेरा अंदाजा ऐसा है, आप बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि वो भी इन चीजों को लेकर के बाकियों के मुकाबले थोड़ा लिबरल नहीं, है। उधारी रहना पड़ता है। हाँ। बीफ स्टेक और हाँ, क्या ये समस्या कटौती को- हिंदी पट्टी की है पूरी? वो शुद्ध रूप से मतलब हिपोक्रेसी की समस्या ही हिंदी पट्टी की समस्या है। हालांकि ऐसा नहीं कि द्रविडियंस हिपोक्रेट नहीं है या मराठी नहीं है या गुज्जू नहीं है, लेकिन हम सब भाई भाई हैं इस मामले में। एक जो लार्जर मेजोरिटेरियन वैष्णवाइट अपर कास्ट हैंगओवर से ग्रस्त जो समाज है ना, ये उसकी समस्या है, जिसने वैष्णव सनातन विचार की चीजों का एक लीथल कॉकटेल बनाया है अपने दिमाग में कंट्रोल करने के लिए चीजों को, कि नहीं, हम समाज में चरित्र की परिधि तय करेंगे और उसमें लगातार हम हर कदम पे आदमी को बताते रहेंगे कि अच्छा तुम ये नया स्टेप चल रहे हो, नहीं 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 बेटा ये तो नहीं कर सकते हो, अच्छा तुम उधर जा रहे हो, नहीं नहीं ये तो नहीं कर सकते हो। धर्मशास्त्र और संस्कृति के जितने भी ध्वजवाहक हैं उनका एक बुनियादी दायित्व है कि अगर अब संस्कृति को रोकना है तो पैंट शर्ट घर में पहनना बंद कर दें या बाहर पहनना, पैंट शर्टें पहनना बंद करें, क्योंकि हमारा तो विन्यास नहीं है, हमारे वस्त्र विन्यास में नहीं है। जैसे ही आप पैंट शर्ट पहनते हैं, आप क्या करते हैं, आपको लगता है कि आपने पैंट शर्ट पहना, अपनी नग्नता को दूर किया ना। मैं तो उसको इस तरह से देखता हूं कि आप पश्चिम के एक परिधान को स्वीकार करते हैं। पहली चीज क्या है, आप कुछ और भी तो पहन सकते थे, आप अचरा लपेट सकते थे, आप धोती पहन सकते थे, आप लुंगी बांध सकते थे। पैंट क्यों पहनी आपने, पैंट ही क्यों पहनी? क्योंकि जब आप पैंट पहनते हैं तो आप ये स्थापित हो जाता है कि नहीं, कुछ चीजों को लेकर के आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। और क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं? आपको लगता है कि पैंट पहनाई गई या अधिकतर लोग पहन रहे हैं इसलिए पहनना है। ऐसा नहीं है, पैंट आप इसलिए पहन रहे हैं क्योंकि पैंट पहनने वाला व्यक्ति बाबू साहब होता है। और बाबू साहब कौन होता है? बाबू साहब वो होता है जिसके पास पैसा होता है, गाड़ी होती है, बीवी होती है, नौकरी होती है, विलायत जाता है, बैरिस्टर बनता है, उद्योगपति बनता है, बड़े बड़े डॉक्टर, चिकित्सक, इंजीनियर, तमाम सारे ऐसे कुलीन पदों पे जाता है। वो पैंट शर्ट पहनता है। धोती पहनने वाला आदमी या तो हल चलाता है या फिर पार्लियामेंट में मिलता है, बीच में वैक्यूम है। ताई लगाकर कोई कहे कल्चर खराब हो रहा है भाई साहब। पाश्चात्यता आ गई। हम तुरंत पूछ देते हैं कि हॉर्टिकल्चर की एग्रीकल्चर, कौन से कल्चर की बात कर रहे हैं? तो ये जो नेताओं की पार्टिंग है, इस पे मैं तीन तालियों के विचार भी सुनना चाहता हूँ। तो ये, और जब हम लोग पिछला स्पेस कर रहे थे, और 3 ताल के इस एपिसोड में राहुल गांधी को बचाने की कोई कोशिश नहीं, वो शुरुआत यहीं से था कि वो आप खुद जब को पब में- डिफेंड नहीं कर आप सकते जब तो हम पब उन्हें में क्या जाएं करके तो आसपास के कैमरों पे ध्यान दें, वरना आपके मम्मी पापा भी ट्रोल आर्मी बन सकते हैं। उसमें वहां पे वो अगल बगल को रिश्तेदार ना यहाँ हो। केवल ताना पड़ रहा है, घर में इतने जूता पड़ी है भैया, क्या बताइए, हम मार खा चुके हैं। तब कोई फैक्ट चेक करके बताएगा भी नहीं कि चीनी राजदूत नहीं थी। तो बताइएगा इस बार, इस पे मैं सुनना चाहता हूँ, क्योंकि पिछले स्पेस में कुछ लोगों ने उस और थोड़े थोड़े छोटे छोटे कमेंट्स दिए थे। तो radio@aajtak.com पर या अपने व्हाट्सएप नंबर पे 9953323303 पर आप बता सकते हैं। अपन अब बढ़ते हैं बिजार खबर की ओर। तो साडा जीवन उच्च बिजार की का समय है, और खबर है उत्तर प्रदेश के बांदा से। योगी सरकार में राज्य मंत्री हैं गिरीश चंद्र यादव, खेलकूद एवं युवा कल्याण मंत्री हैं, बाबा स्वतंत्र प्रभार से हैं वो। तो वो सरकारी योजनाओं की हकीकत जानने बांदा पहुंचे थे, हकीकत जानने। तो वहाँ वो सरकारी सर्किट हाउस में ठहरे थे, और देर रात करीब 3 बजे उन्हें महसूस हुआ कि किसी जीव ने
उनके दाएं हाथ की उंगली काट ली है और वहां से खून बह रहा। तो आसपास जंगल था, तो मंत्री जी को शक हुआ कि उन्हें सांप ने काट लिया है, और इस घबराहट में उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। तो उन्हें फौरन अस्पताल भर्ती कराया गया। फिर जांच में पता चला कि सांप नहीं, चूहे ने काटा है। उसके बाद बाप रे। उनकी मरहम पट्टी करके अस्पताल से 2-3 घंटे में उन्हें छुट्टी दे दी। मीडिया में जो खबरें आई उसमें बताया गया कि मंत्री जी जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर वहाँ पे ज़मीनी स्तर पर शासन की योजनाओं की जानकारी लेने गए थे, और मुख्यमंत्री ने ही हाल में ये निर्देश जारी किए थे मंत्रियों और अधिकारियों के लिए कि वो अपने आधिकारिक दौरे में, जो भी उनके ऑफिशियल टूर हों, उनमें वो होटलों में ना रहें, सर्किट हाउस में या जो सरकारी गेस्ट हाउस हैं उसमें रहें। पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस और हाँ। ये सब जगहों पे। तो उस सिलसिले में ये घटना हो गई। अब इसमें यह कि बाबा, चूहा पहली बात तो इंसान को काटने के लिए कुख्यात नहीं, मतलब रेयर घटनाएं होती हैं। नहीं, इसका भी मई से ताल्लुक है। मई से है। हाँ, कैसे? मई में क्या होता है कि अप्रैल खत्म होते होते गेहूं की लाख यानी कि तैयार फसल काट के कतरी जा चुकी होती है, उसकी थ्रेसरिंग हो जाती है, उसकी मढ़ैया हो जाती है, और भूसा अलग गेहूं अलग। और गेहूं मंडी में, गोदाम में, जहां भी जाना होगा, और भूसा भूसेलों में या पेपर मिलों में। तो ये सब हो लेता है। पीछे क्या बचता है? पीछे बचता है खेत, और खेत में एक उत्सव शुरू होता है। उस उत्सव का नाम है मूसकोत्सव। बची गिरी हुई बालियां उस खेत में गेहूं की। अभी तक क्या था? गेहूं ऊपर था, चूहे की पहुंच से गेहूं कम से कम 2-2.25 फीट ऊपर था। अभी कतराई के बाद में गेहूं आ गया जमीन पे, और चूहों की शुरू हो गई दावत। तो इसलिए आप अगर कभी बिहार में ट्रेवल करें तो आप पाएंगे कि गेहूं कटने के बाद में मुसहर बस्ती के बहुत सारे लोग डंडे और फावड़े लेकर के खेतों में चूहों का शिकार करते हैं, क्योंकि इस समय चूहे पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। तो चूहों के मोटाने और दांत पैने होने का महीना भी जो है वो मई का महीना है, और इसी समय सक्रिय होते हैं सांप, जो ऐसे मोटे पड़े हुए चूहों को खाने के लिए गेहूं के खाली खेतों की तरफ लपकते हैं। मंत्री जी ने सोचा, दिमाग सही डायरेक्शन में था उनका, या तो सांप हाँ, या चूहा उन्होंने। हाँ, तो अब यही है कि मतलब हमेशा सांप ही चूहे थोड़ी काटेगा, कभी कभी चूहा भी सांप को काट सकता है। तो लेकिन उसको नहीं, ये अंधेरे में नहीं समझ में आया होगा कि नहीं, मंत्री हैं, सांप नहीं है, हाथ है उनके। हाँ। ऐसे उसको लगा उंगली लगती है थोड़ा ना, फन जैसा लगा होगा उसको। हाँ, तो कह के मोटी उंगली। लेकिन ये चूहों की मैंने देखा है तमाम तो मई का महत्व समझ में आया। एकदम सही महीने में काटे से। चूहों की ना सरकार से पुरानी दुश्मनी। आपने देखा बिहार में वो शराब वराब पी गए थे, वो कभी से है ना, कभी सरकारी फाइलें वो खा जाते हैं कि अस्पतालों में अक्सर से इतना अनाज भारत सरकार ने बांटा नहीं जितना चूहे ने खा लिया। तो अब मंत्री जी की उंगली भी जो है वो, मतलब अब चूहे एंटी नेशनल हैं क्या? एंटी नेशनल नहीं है, मतलब ये नहीं कह सकते, क्योंकि गणेश जी दुखी हो जाएंगे, और इस देश में मैं गणेश जी को दुखी नहीं कर सकता। और मैं गणेश जी पर ही बाबा आ रहा था, मुझे पता है क्या, मुझे एक बार को लगा कि जैसे राम और कृष्ण पर खूब बात होती है अपने, अब तो हनुमान भी एक उस राजनीतिक विमर्श में आ गए हैं। मुझे लग रहा है कि ये गणेश जी के वाहन चूहे का गुस्सा है कि उनको वैसा स्पेस, वैसा उस स्फीयर में उस तरह की साझेदारी, हिस्सेदारी गणेश जी को नहीं, चूहों को भी हिस्सेदारी चाहिए नहीं थी। चूहों का तो मामला बहुत खतरनाक है। चूहे को जो चूहा कहते हैं ना, वो जानते नहीं कि चूहा क्या चीज है। भाई साहब, दुनिया की कोई इमारत चूहों से बची नहीं। ऐसे इलाके, ऐसे शहर, ऐसी बस्तियां, ऐसी लोकेलिटीज अमेरिका में जहां पे कोई और जीव जाने का, शेर वेर की क्या औकात है? आपने कभी कनॉट प्लेस पे शेर घूमते हुए देखा? और आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन चले जाओ, आप काकेदा ढाबा आ जाओ सीपी में, आप स्टेट्समैन बिल्डिंग के पीछे चले जाओ, संधिया हाउस के पास चले जाओ, आप कस्तूरबा गांधी मार्ग पे अमेरिकन सेंटर, ब्रिटिश काउंसिल और मैक्स मुलर भवन, रशियन कल्चर सेंटर, ये सब अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं, बड़ी बड़ी शानदार चमकती अट्टालिकाएं हैं, जिनकी रक्षा में 100 गार्ड तैनात हैं। यहाँ आपको चूहे मिलेंगे, या तो चूहे जैसे आदमी या चूहे, दोनों मिलेंगे आपको। कुछ चूहे नंगे होंगे, कुछ चूहों ने पैंट शर्ट पहन रखी है। लेकिन वो एक चीज है, ये जो आप तो दांत वाली बात कह रहे हैं ना, जो मुझे लगता है कि कुछ महीने ऐसे होते हैं जिसमें चूहे क्या चाहते हैं ये समझ में नहीं आता। वो हर चीज खाते नहीं है, लेकिन उनके दांतों को कुतरना जो है उस समय जरूरी होता है। तो वो आप पाएंगे कि जो भी आपने खुला छोड़ दिया है कहीं, वो नटखटई में होता है या कोई उसका साइंटिफिक भी उसके
देखो बर्बादी का द्योतक टाइप का मैंने मामला। अब ये फिर चक्र है, 3 ताल में एक बार बताया था कि इंसान की 3 नवैयत हैं, हम्म, या तो वो चूहा होगा या बिल्ली होगा या कुत्ता होगा। पुनर्मुष्को। नहीं, मतलब कुत्ता वो होगा जो सबको प्यार बांटता रहेगा, जिसको प्यार मिले नहीं मिले कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिल्ली वो होंगे जो बहुत ही रिजर्व लोग होते हैं, जिनको अपने हाइजीन से मतलब होता है। वो जब खुश हैं तो वो पार्टिसिपेट करेंगे, वो जब दुखी हैं तो वो कंधा खोजेंगे, अदरवाइज उनको बहुत फर्क पड़ता नहीं। आप बुलाते रहिए, लुरियाते रहिए, बहुत लाइन नहीं मिलती है। और तीसरी तुम्हारे पास बिल्ली, मैं समझ सकता हूँ कि तुमको अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन नहीं, ये नहीं, सच तो- है। आप बोल तो फैक्चुअली करेक्ट रहे हैं, हाँ। और तीसरे लोग होते हैं चूहे। चूहों की एक बहुत बुरी आदत होती है, आवश्यक हो या ना हो उसको वो कभी इस्तेमाल करें या ना करें, गिच किए रहेंगे। वो खोद खोद के उठा उठा के अपने भट्ट में एक रिजर्वायर बनाते रहते हैं। उनको संग्रह की प्रवृत्ति होती है। घर में रखने की जगह नहीं है, 4 मूल्हा 2 सोफे हाजिर हैं। फिर देखा कि यार उनके यहाँ वो आराम कुर्सी बहुत अच्छी थी, एक हम भी ले लें क्या, ले लिए, रखी हुई है। फिर दूसरे दिन किसी और दोस्त के यहाँ गए, देखे जिम का सामान है, यार कुछ अपने यहाँ भी होना चाहिए, आप दीजिए भाई साहब, रॉड, बेंच, वेट, है ना, रस्सी सब आ गई, सब रखी हुई हैं। एक को बार भैया उस पर बैठे भी नहीं हैं, कभी अपने पश्च भाग का घर्षण उन गद्दियों पे कभी नहीं किया उन्होंने, लेकिन ले आए। तो बटोरते रहो, बटोरते रहो। है वो जो एक हाय है, वो होती है चूहे की प्रवृत्ति। और चूहा इसलिए क्या करता है कि वो, आपने गत्ता रख दिया, उसमें किताबें हैं, उसको पता है ये खाने की चीज नहीं है, तो फिर दिमाग लगा रहा कि इसका क्या कर सकते हैं, तो कहता है कि साला गद्दा तो बना ही सकता हूँ, उसकी चिंदी निकालता हूँ, गद्दा बनाऊंगा, है ना। अब बढ़िया अपना काट काट के चिंदियां ले आके अपना आप उसका बिछा लेगा, हाँ। भट्ट उसका कभी आप डाइसेक्ट करके देखिए, है ना, वर्टिकली, तो आप पाएंगे कि भैया ये तो मतलब गद्दा वद्दा बनाए हुए हैं। तो वो स्थिति है, कपड़े की चिंदियां बीन करके, है ना, आपका कोई कपड़ा सूती टंगा हुआ, अच्छा ये तो सही है यार, इसको काटने में तो आसान रहेगा ना, ये वाला ये माल सही है। उसको लगा कि नहीं यार आजकल कुछ अच्छा पहना नहीं मिल रहा, लेदर की एक जैकेट मिल गई, इसमें थान साफ करते डिफरेंट कलर के करते हैं, एक हाँ, कलर नहीं है, एक नहीं, आप हाँ। निकालिए उसमें 3-4 कलर का निकलेगा। तो ये है, लेदर की बहुत सारी चीजें चूहे इसलिए काटते हैं क्योंकि चूहों के बारे में लोगों को लगता है कि बेचारे छोटे से जीव हैं और गणेश जी के नीचे रहते हैं तो ये शाकाहारी ही होंगे। ऐसा करता ही नहीं है, चूहा मांसाहारी होता है, और चूहा मांस के चक्कर में चमड़े की चीजों को बहुत आकर्षण के साथ खा रहा होता है। इसलिए पुराने लोगों से अगर आप किस्से सुने, जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंगों में नहीं रहते थे, जिनके पास ग्राउंड फ्लोर के घर हुआ करते थे, और हाइजीन इतना चाक चौबंद नहीं था, मतलब ये नालियां जाली वो वाली के अंडरग्राउंड नहीं दरवाजे, थी, हाँ, और बाहर ये, बाहर से हाँ, गुजरती थी नालियां। तो उन घरों की आप किस्से सुने तो कहेंगे कि अरे ये इनकी शादी में आए थे, 2 सूटकेस, एक ब्रीफकेस भी था, लेदर का था, काट दिया चूहे ने भाई साहब, तो खत्म हो गया। रिपेयर भी नहीं हो सकता है यहाँ पे, यहाँ अच्छे हैं नहीं कारीगर उसको रिपेयर वाले। अब दिल्ली जाएं तो दिखाएं किसी को, उतना खर्चा आ जाएगा, खराब कर दिया। प्लास्टिक का ब्रीफकेस था वीआईपी वाला अल्फा का, वो नहीं काटा, ये काट दिया। अरे वो क्यों, हमारा गोश्त महकत है, चमड़ा महकत है। किसी भी आदमी को वैसे इन 3 में सेट कर हाँ, सकते एकदम हैं। ठीक हाँ, बताया आपने, हाँ। हाँ, ये सही है। द रैट, कैट एंड डॉग्स। दुनिया में 3 तरह के लोग। हम इस मामले में निहायत कुत्ते हैं, हाँ। क्या करें। तो वो एक किस्सा सुनाता था, ये वेस्ट यूपी मुरादाबाद धोरे का एक मेरा दोस्त है, वो सुनाता था कि एक बार ना एक बिल्ली जो बूढ़ी हो गई, तो उसे लगा अब शिकार के लिए वो भाग दौड़ तो कर नहीं पाएगी, हाँ, तो गले में उसने कंठी डाल ली और वो चूहों के पास गई कि अब मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, मैं तुम्हारी अपनी मौसी समझो मुझे, और अब मैं शिकार विकार नहीं करूंगी, भजन करूंगी। तो उसके कुछ दिन बाद ना चूहों में किसी जवान चूहे की शादी थी, तो जब शादी हो रही थी तो बिल्ली मौसी ने कहा लाओ ढोलक मैं बजाऊंगी, मेरे भतीजे की शादी है। तो बिल्ली मौसी ढोलक बजा रही है और चूहे नाच रहे हैं बहुत सारे। तो वो नहीं होता जैसे हट जा ताऊ वगैरह गाना चल गया, तो कई बार फिसल के टक्कर लग गई, थोड़ा बिल्ली के करीब चले गए। कुछ चूहे जो है वो नाचते नाचते लापरवाही में बिल्ली के करीब चले जा रहे थे, बिल्ली मौसी के। तो जो बुजुर्ग चूहे थे वो देख रहे थे, तो उन्हें मालूम है तो बिल्ली ही बहुत ज्यादा करीब भी जा रहे हो, तो वो उन्होंने एक सलाह दी। सलाह वो उन्होंने उसी गाय की उसी ढोल की थाप पे दी। तो मेरा दोस्त इसको गा के सुनाता था, बड़ा, मैं वैसे गा नहीं पाऊंगा। तो कहता था कि बुजुर्ग चूहे ने सलाह दी नौजवान चूहों को जो नाच रहे हैं, हटके नाचो बच के नाचो। अच्छा। हटके नाचो बच के नाचो, भट्ट पे रखो निगाह। भट्ट यानी बिल, आप तो जानते हैं। हटके नाचो बच के नाचो, भट्ट पे रखो निगाह, मद्दी मद्दी ढोलक बज रही, लेना बैठे ब्याह। तो ये तो है बाबा, ये बहुत वैसे प्रचलित कहानी है ये वाली, और इसको अलग अलग तरीके से बताया जाता है, लेकिन ये जो बिल्ली
भगत बन के हाँ। और ढोल बजा के, तो ये आंचलिकता में हाँ, इस तरीके से बिल्कुल, है बिल्कुल। वैसे यूपी में। मुझे लेकिन 2 चूहे पसंद थे, उनमें भी ये वाला ज्यादा, मतलब मिकी और जेरी। बचपन में मुझे जेरी बहुत पसंद था। और अच्छी बात क्या थी, उससे मेरा एक परसेप्शन बना। जैसे आप चूहों के बारे में मैंने एक चीज ऑब्जर्व की, चूहा एक तो फुर्तीला बहुत होता है, और डम्ब चूहा नहीं मिलेगा कभी भी आपको। अगर आप चूहे को सिर्फ भागता दौड़ता देखें तो आपको ये नहीं लगेगा कि ये डम्ब है। आप बहुत सारे जानवरों को देख करके ये लग सकता है कि ये कंफ्यूज है अपने जीवन में, हाँ, मीनिंग इसी खोज रहा हैं, है। हाँ कोरी टाइप हैं, हाँ। या मूर्ख हैं, हाँ। बुद्धू हैं, सुस्त हैं। चूहे पे इनमें से एक भी इल्जाम चूहे नहीं का है। फोकस क्लियर है, छोटी चीज में लगा है लेकिन अच्छा, पूरी यही चीज है तन्मयता से। बंदर के बारे में भी। आपको कोई मूर्ख बंदर नहीं मिलेगा। हम्म, आपको मूर्ख सीधी गैया मिल जाएगी, है ना, मूर्ख भैंस मिल जाएगी। गधा तो बेचारा गधे है ना, कितना भी समझदार हो गधा ही लगेगा, कुत्ते बहुत मूर्ख होते है हैं। ना। कुत्ते तो मतलब या तो बदतमीज होंगे, है ना, या पागल होंगे, या फिर मूर्ख होंगे। लेकिन भैया बंदर और चूहा गजब है हाल है। वो आप देखो ना, दुनिया कंप्यूटर से चल रही है, कंप्यूटर को कौन चलाता है? सही बात है, माउस से चलती है। और एक बार क्या हुआ कि एक हाथी ने पहली बार चूहा देखा। ये भी मेरे फेवरेट जोक्स है। एक पहले हाथी चींटी था, लेकिन मुझे चूहे वाले ज्यादा अच्छे लगे। हम्म, हाथी ने पहली बार चूहा देखा। बोले तुम कौन हो? बोले मैं चूहा हूँ। बोले तुम्हारी उम्र क्या है? बोले 1 साल। तो हाथी सरप्राइज हो गया, बोला 1 साल? 1 साल तो मेरी भी उम्र है, तुम तो यार मुझसे बहुत छोटे हो। तो चूहा बोला 3-4 महीने से भाई बीमार चल रहा हूँ। मतलब चूहों और हाथियों पे बहुत लतीफे हैं। हम्म तो एक बार ऐसे ही एक गजराज बेचारे जो है, मिस्टर हाथी, हम्म वो गुजर रहे थे रास्ते से, और रास्ते के बगल में एक पेड़ था, उसकी डाल पे 2 चूहे बैठे हुए थे। तो एक चूहा दूसरे चूहे से कहता है, वे देख देख हाथी जा रहा है, कचर दे साले को, कचर दे। तो दूसरा कहता है, अरे जाने दे, लोग कहेंगे अकेले पाके दबा दिया। हाँ। मुझे चूहे बहुत पसंद है। चूहों का पता नहीं एक शेप जो है ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे मैंने जो पहला जानवर बनाना सीखा था, हमारी टीचर हमें सिखाती थी उल्टे 3 से चूहा हाँ, बनाना। हाँ। उल्टा 3 और सीधा 2। चूहा बनना सबसे सिंपल था जानवर बनाना। तो एक तरह से अगर कलम से जो पहला जानवर ड्रॉ किया वो चूहा था। वो भी एक रिश्ता है चूहे। हाँ, लेकिन हमको चूहे की कोई उपयोगिता नहीं समझ में आई, और केवल ये समझ में आया कि नाश करने के अलावा ये कुछ नहीं करे। बर्बादी। हाँ, इसलिए चूहों को जब हम याद करते हैं तो गणेश का तो बिंब आता ही है। और मेरे ख्याल से राजस्थान में अनुसुईया जी का कोई मंदिर है, या जहाँ चूहों का मंदिर है, मतलब वो हाँ नहीं वो है कर्णी माता का। कर्णी माता का हाँ, मंदिर है। हाँ, कर्णी माता। चूहे आपके पाँव के ऊपर से गुजरते हाँ, रहते और हैं, और वो- वहाँ मान्यता है कि अगर आपके पाँव से कुचलकर कोई चूहा मर गया तो उसके वजन का आपको कोई धातु, हाँ। जो भी आप सक्षम हो, सोना चांदी टाइप का हाँ, देना वो आपको पड़ता है। देना पड़ेगा। और वहां पे मतलब वो उनको दूध पिलाया जा रहा होता है, बाकी चीजें खिलाई जाती हैं, हजारों लाखों की तादाद में वो रहते हैं वहां पे। क्योंकि चूहों के पास 2-3 चीजें हैं। एक तो है दुर्गंध, दूसरा क्या है कि चूहा बिना बताए नुकसान करेगा। जैसे बिल्ली आपकी टेबल से कूदेगी तो कूदते समय हो सकता है कि कप उसकी पूंछ से टकरा करके गिर जाए। अक्सर वो कोशिश करेगी कि नहीं गिरे, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है, बेचारी क्या करे। तो कुत्ते का भी यही है कि वो अगर गुस्से में है और उसने अखबार या किसी किताब के चितड़े उड़ा दिए हैं आपकी गैर मौजूदगी में, अपने फ्रस्ट्रेशन को व्यक्त करने के लिए, वो दिख रहा है। चूहे को नुकसान पता नहीं चलता है, लगता है कि कोई सफेद कुर्ता पजामा पहन करके और अचानक से हर चीज का सौदा करे दे रहा है, आपको पता भी नहीं चल रहा है। ये अच्छा था। मुझे गुलजार याद आया। ये वाली हंसी ब्लास्ट कर गई होगी। सौदागर हो तुम भी। तो इसलिए मुझे चूहों से थोड़ा सा इरिटेशन है। मुझे छिपकलियों से इतनी दिक्कत नहीं है। बस एक ही जीव के बारे में मैं ये समझता हूं कि चूहों के चक्कर में वो भी मारी गई, और उनको जिसने मारा है वो बहुत दुखी हुआ है, और वो हैं छछूंदरें। मतलब छछूंदर किसी से कोई बदतमीजी नहीं करती जब तक आप उसको कोंचे नहीं। चूहे फिर भी बहुत बदतमीजी करते हैं। उनकी आवाज भी डिफरेंट होती है। हाँ, और छछूंदरें जो हैं वो हमेशा, मतलब ऐसा लगता है कि सैनिक स्कूल से आई हैं। एकदम लीनियर मोशन होगा, कभी भी वो रोड क्रॉस नहीं करेंगी, कमरा क्रॉस नहीं करेंगी। वो किनारा पकड़ के चलने वाला जीव है, और चुपचाप। और वो एक खास किस्म की दुर्गंध छोड़ती हैं जब आप उन पे हमला करेंगे, उसको मारने की, दबाने की, कुचलने की, या उसकी हत्या करने की कोशिश करेंगे, तो एक अजीब सी दुर्गंध छोड़ती है जिससे कि आप रिपल्सन के साथ में भागते हैं। लेकिन छछूंदर मुझे, और लोग छछूंदरों से बहुत वो इरिटेट रहते हैं, तो मुझे लगता है कि छछूंदर कंपैरेटिवली चूहों से बेहतर है। चलिए, इसी बहाने छछूंदरों का भी कुछ भला हुआ। अब चिट्ठी ले लेते हैं। हाँ, क्योंकि लोग कहेंगे कि छछूंदर हो, छछूंदर की तो बात करोगे ही। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। न्योता वाले श्रोता की बता चुके हैं ना आप। हाँ हाँ भाई, मैं
न्योता वाले श्रोता की बारी है और पहली चिट्ठी जो है एनोनिमस है। वाह। इन्होंने नाम बताने के लिए मना किया है और आप मैं पढ़ूंगा तो आप समझ जाएंगे कि क्यों। सरदार भाई, आपको, बाबा को और ताऊ को जय हो। एपिसोड 70 अभी अभी सुना है। ये चिट्ठी पहले आई थी, इसके बाद नेगोशिएशन हो रहा था कि ये चिट्ठी पढ़ी जाए या नहीं, क्योंकि इन्होंने कहा था नहीं नहीं, पहले लिख दिया कि नाम मत बताइएगा, फिर लिख दिया कि नहीं नहीं इसको लीजिएगा भी मत। तो मैंने इनसे दोबारा बात की कि चिट्ठी एनोनिमस ले लेते हैं। तो इन्होंने 70वां एपिसोड लिखने के बाद ये चिट्ठी लिखी और ये लिखा है कि ये एपिसोड करीब 3.5 लीटर मय ब्रैकेट में बियर के साथ सुना गया है और उसी आवेश में चिट्ठी भी लिखी जा रही है। वाह। कोई गुस्ताखी हो तो उसके लिए अग्रिम मुआफी राहुल गांधी से मांगिए, हमसे नहीं। सरस्वती विद्या मंदिर में 5 साल कक्षा 7 से 11 तक मैंने पढ़ाई की है। मैंने 6, 7 और 8 की पढ़ाई मध्य प्रदेश की छोटी तहसीलों अमरपाटन और महिदपुर के शिशु मंदिरों में की है। पहला जिला सतना है और दूसरा उज्जैन है। 9 से 11 तक की पढ़ाई भोपाल के विद्या मंदिर में की है। 93 से 98 के दौर में मैंने पढ़ाई की है। ये दौर मंडल, लिबरलाइजेशन, बाबरी मस्जिद विध्वंस और उसके बाद फिर दिलवाले दुल्हनिया का था। वाह। बाबा और सरदार भाई का डिस्कशन मुझे अतीत में ले गया। आप लोग विद्वान हैं लेकिन तो ये सोच रहे हैं कि सोचिए आप, मतलब मैहर और महाकाल की जमीन और भोपाल 3 जगह और तीनों शहरों में ये शिशु मंदिर और विद्या मंदिर की गिरफ्त में रहे। हाँ, और इस 3.5 लीटर 3.5 लीटर खर्चा हुआ। वही चरैवेती। तो आप लोग तो विद्वान हैं लेकिन मुझे कुछ बिंब जो इस सिद्ध अवस्था में दिखाई दे रहे हैं यहाँ दे रहा हूँ। उस समय अभिभावक लोग वाकई समझते थे कि इस तरह के विद्यालय हमारी संस्कृति की रक्षा के लिए जरूरी हैं। हमारी तहसील में अंग्रेजी मीडियम के स्कूल थे ही नहीं। सैटेलाइट टीवी पर बनेगी अपनी बात और तीर कमान जैसे प्रोग्राम से अभिभावक काफी भयाक्रांत थे। वहीं रंगीला जैसी फिल्में आ रही थी जो उन अभिभावकों के लिए कैसी होंगी जिनके बच्चे स्कूल में भैया बहिन कर रहे हैं। भोपाल के विद्या मंदिर टीचर्स भारतीय संस्कृति के लिए उतने उतावले नहीं थे जितने छोटी तहसीलों के लिए थे। अच्छी ऑब्जर्वेशन है। बड़ी जगह पर टीचर कुछ अनुभव के बाद दूसरे स्कूल में भी नौकरी कर लेते थे। उनकी खुद की ट्यूशन्स भी होती थी जिनमें दूसरे स्कूल के बच्चे आते थे जो भैया बहिन तो बिल्कुल नहीं होते थे। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मेरा ख्याल है कि छोटी तहसीलों के टीचरों के पास जॉब चेंज के लिए मौके नहीं थे, इसीलिए वो मुगल शिवाजी को लेकर काफी उत्साही रहते थे। वाह। लिबरलाइजेशन के विरोध में हमारे स्कूल में स्वदेशी जागरण मंच वाले बहुत आते थे। उन्होंने एक पुस्तिका दी थी, उसमें टीवी से लेकर मंजन तक और साबुन तक हर प्रोडक्ट के बारे में दिया गया था कि कौन सी कंपनी विदेशी है और कौन सी स्वदेशी। उसे देखकर मैंने अपने घर में वीको का मंजन खरीदवाया था। हमारे स्कूल में अंग्रेजों वाले इतिहास से ज्यादा जिक्र मुगलों वाले इतिहास का था। स्कूल प्रांगण में शाम को शाखा लगती थी जहां एक खेल होता था जिसका नाम था मैं शिवाजी। ये मैंने भी खेला है भाई। वाह वाह, हमने भी बहुत खेला है। ये खेल बहुत सटल तरीके से मुगलों और मुसलमानों में घालमेल करता था और एक दूसरे का पर्यायवाची इन दोनों शब्दों को स्थापित करता था। सभी 3 तालिये डॉक्टर राही मासूम रजा की आधा गांव पढ़ें और इस घालमेल को समझें। आचार्य जी वगैरह मुसलमानों को मोहम्मडन कहते थे, जैसे मुस्लिम या मुसलमान अपने आप में कोई टैबू शब्द हो जिसे अच्छे लोगों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमारे स्कूल में गाना होता था जो कि एक गीतमाला टाइप के नाम वाली किताब में हुआ करता था। हिंदू जागेगा विश्व जगेगा, मानव का विश्वास जगेगा, भेद भावना तमस हटेगा, समरसता अमृत बरसेगा, हिंदू जगेगा विश्व जगेगा। देखो याद है बाबा को भी। एक और है हिंदू भेद भावना तमस हटेगा, ट्यून भी याद है, समरसता अमृत बरसेगा। ये यही संग फॉन्ट है। हाँ। एक और इन्होंने लिखा है हिंदू सदा से विश्व बंधु है, जड़ चेतन अपना माना है, मानव पशु तरु गिरी सरिता में एक ब्रह्म को पहचाना है, जो चाहे जिस पथ से आए साधक केंद्र बिंदु पहुंचेगा, हिंदू जगेगा विश्व जगेगा। हिंदू जगेगा पर सारा फोकस था, बाकी सब अंडरटोन था। बाबरी मस्जिद और बंबई के बम धमाकों के बाद के समय में छोटी छोटी तहसीलों में भारत में ये हो रहा था। अगला पॉइंट, विवेकानंद के शिकागो समारोह के 100 साल हुए थे और हम लोगों को भाषण देना था। 2 ही मुद्दे थे। एक कि उन्हें बहुत कम टाइम मिला था, शायद 10 मिनट का। उन्होंने मेरे प्यारे अमेरिकी भाइयों बहनों बोला और 10 मिनट तक तालियां बजी। इसके बाद अगले 2-3 दिन तक वही बोलते रहे। मैंने अपने आचार्य जी से पूछा था कि उन्होंने जो अगले 2 दिन तक बोला था उसकी भी कोई कॉपी मिल सकती है क्या? उन्होंने कहा कि कॉपी तो नहीं है, लेकिन उन्होंने यही सब कहा था जो आप लोग संस्कृति ज्ञान वगैरह में पढ़ते हो।
दूसरा मुद्दा था उसके कि ऊपर भी कई किताबें आ गई। हाँ, दूसरा मुद्दा था कि परमहंस से उन्होंने पूछा था कि क्या आपने भगवान को देखा है, तो परमहंस ने कहा था कि जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूं वैसे मैंने भगवान को देखा है। उसके बाद उन्होंने परमहंस को अपना गुरु मान लिया। मैंने आचार्य जी से परमहंस के दावे के बारे में पूछताछ करनी चाहिए और मुझे बताया गया कि परमहंस का मतलब था कि आस्था होनी चाहिए। आज 40 की उम्र तक मैं ताऊ की तरह नास्तिक हो चुका हूँ। विद्या मंदिर का यही योगदान है। सरस्वती सरस्वती स्कूल लखवत काटना नहीं भेजे। सरस्वती स्कूल के बारे में बहुत कुछ है, लेकिन लोग आहत हो जाते हैं, इसलिए इतना ही। तो इस सरस्वती मंदिर पे इनका आख्यान यही तक है। आगे इन्होंने एक और बात कही है छोटी सी, वो भी पढ़ देता हूँ। मैं सिंगापुर की एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में काम करता हूँ। आपका हमारा वैसे ही 2.5 घंटे का फर्क हुआ। बेबाक बुधवार में आम वाला, होम्योपैथी वर्सेस आयुर्वेद वाला और फ्रेंड्स वर्सेस एमजो वाला सुन गए हैं, यानी मेक जोक ऑफ वाला। उसके बाद पकड़ ही नहीं पाए। यहाँ के हिसाब से 11:30 बजे भाई साहब शुरू होता है और 1:30-2 बजे रात तक चल जाता है। ये ट्विटर स्पेस की बात कर रहे हैं। बाबा कहते हैं कि देववाणी की तरह है बेबाक बुधवार। मेरा उनसे निवेदन है कि स्मृति लोक में हम जैसे मॉर्टल्स के बारे में भी सोचें। इसे भी ऐसे एक पॉडकास्ट की शक्ल दे सकें तो अच्छा होगा, नहीं तो एक सब्सक्रिप्शन आधारित कोई मेंबरशिप ही शुरू कर लें, लेकिन प्लीज मुहैया तो कराइए। बात अंतिम पंक्ति तक पहुंच नहीं रही। वाह, बहुत कुछ कहना है सरदार भाई, लेकिन फिर कभी बाबा को अजीज मियाँ में ईसा मसीह दिखते होंगे, लेकिन हमारे लिए तो 3 ताल भी अजीज मियाँ की कव्वाली से कम नहीं है। सिद्धावस्था में वाह, सिद्धा इससे बढ़िया, हाँ, इससे कॉम्प्लीमेंट। सुंदर कॉम्प्लीमेंट कुछ हो नहीं सकता। वाह गुरु वाह। तो सिद्धावस्था में 3 ताल मेरी ओर से सभी 3 तालियों को रिकमेंडेड है। जय क्या हो। हाय कमबख्त तूने पी ही नहीं। तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हैं, मतलब राज की बातें लिखी और खत खुला चैन ने दिया। जो जो आख्यान आपने बहुत लिखा। सुंदर ऑब्जर्वेशन है आपका। और मैं एकदम आपके पूरे पत्र में मैं आपको बताऊं कि मैं कहाँ पे रुका रहा। मैं वो तहसील के अध्यापक अध्यापिकाओं का कैरिकेचर तब से लगातार बनाते जा रहा हूँ। उनकी फटी हुई जुराबें, कपड़े वाले किरमिचिए जूते, योद्धा शैली में बांधी गई धोतियाँ, उनके सलेटी या मटमैले रंग के कुर्ते, उनकी सदरियाँ, उनके तेल चुपड़े बाल, बंधी हुई शिखा, हल्की मूछ या नहीं मूछ और साफ दाढ़ी। कुछ के पास चश्मा, कुछ के पास नहीं। साइकिल से आते हुए और जोर जोर से मुगलों और शिवाजी में आस्था को मजबूत रखते हुए, क्योंकि उनको पता है कि उनके पास शहरी विद्या मंदिर वाले वो अध्यापकों की तरह यत्र तत्र सर्वत्र जाने का अवसर नहीं है। तो उनके पास अपने आप को मजबूत रखने के लिए कुल जमा एक संस्कृति ही तो बचती है भाई साहब, उसे भी छोड़ दें। तो ये है कई तरह के, मतलब ये कोई विद्या भारती की बात नहीं है। आप विद्या प्रदान करने वाले तमाम संस्थाओं और संकुलों को देखेंगे तो वहाँ पे कुछ ना कुछ अच्छा और कुछ ना कुछ खराब जो है वो दिख ही जाएगा। आपको जो योगदान मिला है, 40 साल का आप हुआ चाहते हैं और आप जो हो चुके हैं, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं कि विद्या भारती का इसमें बड़ा योगदान है। और यही होता है कि जब थीसिस की एंटीथीसिस शुरू होती है, शाखाओं से निकला हुआ व्यक्ति अचानक से शाखाओं का आलोचक हो जाता है। हम में से कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है। कई बार ऐसा होता है कि जिनको हम संस्कृतियों का पुरोधा बनाने के लिए संस्कृत संकुलों में भेजते हैं, वो अब संस्कृति के वाहक बन जाते हैं वहां से निकलने के बाद, क्योंकि प्रकृति ने कहा है कि जो नहीं है वहीं तो जिज्ञासा है। और जो वो है ना कि जग को आर्यशील की शिक्षा निज जीवन से सिखलानी है, इसको सीरियसली लिया इन्होंने बस। मतलब बाकी मैं जग गया हूँ। लेकिन ये बात जो आप ट्विटर स्पेसेस के बारे में बोल रहे थे, जो बेबाक बुधवार के बारे में आप कह रहे थे, हम लोग जब भी बेबाक बुधवार खत्म हो जाता है, देर रात खत्म होता है, उसके अगले दिन उसका जो है लिंक ट्वीट करते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग का लिंक। अब क्या है कि ट्विटर स्पेस भी रिकॉर्ड करने की सुविधा देता है, तो वो हमेशा पड़ा रहता है और उसको हम ट्वीट भी करते हैं। तो अगर आपको सुनना है तो वहाँ पर भी सुन सकते हैं आप हमारे। ये समझ रहा हूँ कि आप फॉलो किए ही होंगे हमारा ट्विटर हैंडल, तो हम ट्वीट करते हैं, नज़र रखिएगा, जब भी गुरुवार को आपको वो ट्वीट मिल जाएगा। पर ये सुझाव कई बार आया है कि अब तक की जितनी बेबाक बुधवार की रिकॉर्डिंग्स हमारे पास हैं, क्यों ना हम उसको जमा करके किसी एक रूप में अपने यहाँ कई सारी नहीं होंगी, इसलिए हम तो ये कहेंगे हाँ। गुरु की बीती ताही बिसार दे आगे की सुधि हाँ, नहीं। कुछ है कुछ नहीं है, तो इस चक्कर में वो फंसा हुआ है।
पर फिलहाल के लिए अगर आप सुनना चाहते हैं ट्विटर पे वो अवेलेबल रहता है, और लिखते रहिएगा चिट्ठी। भाई साहब आपने बहुत मज़ेदार, बहुत मज़े की लिखी। वाह। अगली चिट्ठी है नागपुर से नितिन थेटे की, और ये तो पुराने लिसनर हैं हाँ, जिनके कहने पे हमने मटन, हाँ, जय हाँ, मटन बिल्कुल, राष्ट्र बिल्कुल, पे बात बिल्कुल। की थी। तो इन्होंने लिखा है, 3 ताल की प्रस्तोता त्रयी को मेरा नमस्कार। इस बार मैं कुछ चीज़ें पॉइंट्स में रखना चाहता हूँ। अभी तक मैंने आपको तिलंगे नाम से सुशोभित किया है, लेकिन ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि अभी तक 3 से 4 चिट्ठियाँ भेज चुका हूँ। मैंने हर बार आपको तिलंगा नाम से संबोधित किया, लेकिन आपने कभी मेरे संबोधन की चर्चा नहीं की, जिससे मुझको पिछली बार लगा कि कुछ तो गलती कर रहा हूँ। जब इसको गूगल करके देखा तो समझ में आया कि इसका शाब्दिक अर्थ बहुत ही गलत है। इसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। भाई क्या होता अच्छा, है हम लोग को शाब्दिक नहीं अर्थ? पता। हाँ, और ऐसा नहीं है कि आपकी हम चिट्ठी नहीं चिट्ठियों को ली गूगल गई। नहीं करते। हाँ, बिल्कुल नहीं। तो आपको अगर मतलब पता हो, आप अलग से एक चिट्ठी और लिख के बताओ। पिछली बार जो चर्चा की गई भूलने की और याद कर लेने की, उसमें पार्टीशन का विषय निकला, लेकिन हर बार की तरह पार्टीशन आता है और 4-5 मिनट की चर्चा के बाद चला जाता है। कभी इसको एक संपूर्ण विषय बनाकर चर्चा की जाए, ऐसा आग्रह है। इस बार अगस्त के महीने में 75 साल जब आज़ादी के पूरे हो रहे होंगे, अमृत महोत्सव के, उस दौरान हम प्रयास करेंगे कि जुलाई के आखिर से अगस्त 15 के पहले तक में एक एपिसोड पार्टीशन पे और एक एपिसोड कश्मीर पे हम जरूर करें। लींबू नींबू की काफी चर्चा हुई, तब बाबा अच्छा ने, थेटे जी, आपको एक दायित्व दे रहे हैं कि ये याद दिला दीजिएगा हम लोग को। हाँ अगर भूल जाए हाँ, हारिए मैं न हिम्मत, बिसारिए न राम। मैं तो बुलबुल हूँ, हम्म। मेरा काम है गाते रहना, भूल जाऊं तो याद दिलाते रहना। लींबू नींबू की चर्चा हुई, तब बाबा ने बहुत सही फायदे बताए काफिर लींबू के। इन्होंने लींबू ही लिखा है तो मैं हाँ, वैसे हाँ, ही पढ़ ठीक रहा हूँ। है। काफिर लींबू के और उसके पत्ते के, उसको ढूंढने की बहुत कोशिश किया, लेकिन मिला नहीं मुझे। तो मैं उसका उपयोग करके अपना फीडबैक, जैसे ही मुझे वो मिलता है मैं आपको फीडबैक ज़रूर दूंगा। मेरे एरिया में मिल ही नहीं रहा। मल्टी स्टोर्स में मिलेगा नागपुर में। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर वहाँ पे ये मल्टी स्टोर्स हैं तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। आप ऑनलाइन उसको देखिए तो शायद मिल जाए, क्योंकि सब जगह पे काफिर नींबू होता नहीं है। वो सहज ही पैदा नहीं किया जा सकता है, ना उसकी खेती होती है। काफिर ही है बेचारा, क्या करें। और आप अगर वहाँ पे बंगाली कम्युनिटी नागपुर में किसी हिस्से में रहती है तो, और वहाँ पे भौतेरे हैं, तो आप वहाँ पे उस इलाके में पता करें कि गंधराज आपको अगर मिल जाए तो आप जब तक काफिर से नहीं मिले हैं तब तक गंधराज से तो मिल जाए। हराम और हलाल के बारे में चर्चा होने के बाद भी पहली बार मुझे ये लगा कि किसी विषय के बारे में संपूर्ण चर्चा नहीं हो पाएगी। विषय इतना बड़ा है कि जैसे वो नहीं कि गोलमाल में वो कहते हैं कि यूं तो कबीर को पढ़ने और पढ़ाने के लिए पूरा जीवन ही कम है, पर मैं कोशिश करूंगा कि 7:15 बजे तक निपटा सकूं। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि ये कई बार कई विषयों को लेकर के शिकायत आई है कि आप लोग और रिसर्च क्यों नहीं करते, और डेप्थ क्यों नहीं लाते, और डिटेलिंग क्यों नहीं करते, इसको पूरा क्यों नहीं करते। ये सब इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हम 3 ताल के किसी भी एपिसोड को एक अकादमिक क्लासरूम लेक्चर में कन्वर्ट नहीं करना चाहते हैं, और ये हम बहुत सोच समझ के जानबूझ के करते हैं कि ऐसा ना हो। दूसरा क्या है, 3 ताल के बारे में हमने आपको हमेशा बताया है कि 3 ताल का मतलब है किसी चाय की गुमठी पे बैठे हुए हम 3 और आप 4 लोग। अगर गुरु हमारी बात खत्म हो गई तो अगले दिन क्या बतियाएंगे। कुछ बातें अधूरी भी छूटने अधूरी ही रहनी चाहिए, जीवन अधूरा छूट जाता है आप बातों के पीछे पड़े। और आखिरी पॉइंट इन्होंने लिखा है कि महाराष्ट्र की राजनीति जिस तरफ करवट ले रही है, जिस तरह से बीजेपी शिवसेना का गठबंधन टूटा, जिस तरीके से एमवीए की सरकार बनी और जिस तरीके से वो चल रही है, और जैसी परेशानियां राणा दंपति, राज ठाकरे और बीजेपी द्वारा डाली गई हैं, इसमें कुछ केंद्रीय एजेंसियां जिस तरह का रोल निभा रही हैं, और उसके ऊपर जो रिएक्शन महाराष्ट्र सरकार द्वारा आ रहा है, उसके बारे में मैं चाहता हूं कि एक विस्तृत चर्चा 3 ताल में हो। ये मेरा याचना एक ना होकर त्वरित टिप्पणी में कर देता हूँ। संघ की शाखा में हमने एक गीत सीखा था, करवट बदल रहा है देखो भारत का इतिहास, जाग उठा है हिंदू हृदय में विश्व विजय विश्वास। तो आपने कहा ना कि जिस तरह से करवट ले रही है, जिस तरीके मुझे नाहक ही ये गीत याद आ गया। विद्या भारती पे चर्चा हुई थी, जिस तरीके से कभी ये भी अपने आप ही ये विषय आ कभी ये जाएगा। कहा चाहता है कि जो कुछ होगा ठीक है होगा। महाराष्ट्र पर बात करने इस पे बात करेंगे, हाँ, और अवसर आएंगे। क्योंकि महाराष्ट्र के एक्सपर्ट हमारे यहाँ पे ताऊ हैं और वो अभी नहीं है, करेंगे इस पे जरूर। तो ये आज की चिट्ठियां हैं बाबा, और चिट्ठियां लिखते रहिए। आज 2 ही चिट्ठी ले रहे हैं ताकि बिल्कुल। लंबी लेकिन लंबी आज हम लोगों चिट्ठियां ने एक थी। चिट्ठी ली जो काफी विस्तार से लिखी हुई, हाँ। और
दोनों ही लंबी थी, हाँ। कई हफ्तों के इंतजार के बाद मेरे ख्याल से बांची गई वो चिट्ठी थी। लेकिन चिट्ठियां लिखते रहिए, चिट्ठी बहुत आवश्यक है। पहली बारिश हो गई है उत्तर भारत के कई जनपदों में, जहां से 3 ताल की बात शुरू हुई थी। बादलों ने कुछ छिट्टे मारे हैं और उसके बाद में तपेदिक जैसी घरघराहट थी गर्मी वापस धरती को जगा चुकी है। बस यही वो समय है जब उमस और ऊष्मा दोनों की तालब्यता मधुरत्व प्रदान करेगी आम्रपाली के कुंज में तमाम किस्म के आमों को। ये आम खाने का सही समय है। आम खाएं, ठंडा करके खाएं, ठंडा करके। अभी तो तरबूज वो भी कागज की लुगदी वाला आ रहा है, वो जिसका हाँ। मैंगो शेक बनता है, सफेदा। सफेदा नहीं, वो अब आने लग गया है, ये रत्नगिरी की तरफ वाला केसरी। अच्छा, हाँ, तो वो आने लग गया है, तो वो कुछ ठीक है। मतलब सफेदा से सीधे जब आप लंगड़ा पे गिरेंगे ना तो आपको लगेगा कि साला वो आम था ही पचेगा नहीं एकदम से, वो लगे। हाँ, नहीं ऐसा लगेगा कि सफेदा आम था ही नहीं। लेकिन अभी Step तो वही wise step, हाँ, तो अभी वही इज्जत बचा रहा है, तो नहीं ठीक है। तो सफेदा से इम्प्रोवाइजेशन, मतलब हाई कोर्ट तक जा करके फिर सुप्रीम लंगड़े पे तो फिर बनारस आ जाएगा। फिर क्या बचेगा? फिर उसके बाद में जो बचेगा वो दशहरी है। वो हर बार बच जाता है, 2-3 किलो आता है, कोई ना कोई 1-2-3 आम हमेशा बचा रहता है। हाँ, क्योंकि बेचारा एक तो थोड़ा सा लुंज होता है ना यथा स्थानों से, इसलिए। लेकिन दशहरी है बहुत प्रिय, इसके ऊपर हम लोग बहुत बात कर चुके हैं पिछले एपिसोडों में। जिनको आम खाने से पहले आम रेडी होना है, एवर रेडी तो आपके घर में होगा, आम रेडी आपको केवल 3 ताल करता है। मैं कुलदीप से अनुरोध करूंगा कि वो आम एपिसोड आम लोग के हित में फिर से करेंगे, आम कर दिया जाए। करेंगे। तो आप उसको ट्विटर पे एक बार शेयर कर हाँ। दें, और जो लोग उसकी रिकॉर्डिंग शायद पड़ी हो। और अगले हफ्ते मुलाकात होगी। तरीका वही है चिट्ठियां भेजने का। मैं एक तो ये जानना ही चाहता हूँ कि नेताओं के पार्टी करने पर आप क्या सोचते हैं। दूसरा, चूहों के बारे में, चूहे आपको पसंद है नहीं, या जो बाबा का उस पर वांग्मय था, 3 तरह के लोग होते हैं दुनिया में, उस पर आपकी क्या राय है वो बताएं radio@aajtak.com पर, या फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 9953332303। बिल्कुल। और मई की स्मृतियां अगर आपके मन में हैं, आपके जीवन में हैं, तो अपनी मन की बात कहने का भी यही महीना है। कह डालो। फिर होती है मुलाकात। हाँ, अगले एपिसोड में मिलेंगे। स्पॉटिफाई, एप्पल या गूगल या विंक या जियो सावन, जहां सुन रहे हैं, चिट्ठी में भाई बहन बुआ जी मौसी जी बताया करें कि आप सुन कहाँ रहे हैं। उससे हमें पता लगता है कि 3 ताल को सुनने वाले कहाँ कहाँ हमें सुन रहे हैं, वो भी प्लीज बताया करें। अगले 83वें एपिसोड में मिलते हैं ताऊ के साथ। जय हो, जय हो, जय हो। कोई यहाँ आवाज का जादूगर है तो कोई लिखावट की दुनिया का बेताज बादशाह। किसी का राजनीतिक गलियारों में रसूख है तो किसी को खेल जगत में महारत हासिल है। विलन भी हैं, कभी माफिया की शक्ल में तो कभी अंडरवर्ल्ड डॉन बनकर। सुनिए नामी लोगों के कई सुने अनसुने किस्से नामी गिरामी में, हर सोमवार आज तक रेडियो पर।